शेयर स्ट्रेस हमने देखा, देन सरफेस टेंशन, ये सभी इसमें क्या होते हैं, जीरो, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा विल बी जीरो हियर। शेयर स्ट्रेस टाउ, शेयर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं टाउ से, वो जीरो होगा। सरफेस टेंशन एस, और आप टी से डिनोट करो, और किसी बुक में सिग्मा होगा, दिस विल बी आल्सो जीरो। अगर ये सभी चीज़ें जीरो है तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो आइडियल कहलाएगा। बट दिस इज अगेन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, क्लियर। प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, क्लियर। जैसे आप देख रहे हो ना इन्हीं व्लॉगर्स को, आपको लगता है इनकी लाइफ परफेक्ट है, बट दैट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बैक ऑफ द कैमरा उनकी लाइफ कुछ अलग होती है, आपको लगता है ये आइडियल है, देखिए ये बंदा है, ये बंदी है, इनकी लाइफ मस्त चल रही है। अरे भाई साहब, वो चीज़ें खाली दिखावे के लिए होती है, अलग चीज़ें कुछ और होती है, क्लियर। सो अच्छे से ढंग से पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का रोशन करिए, नाम रोशन करिए। एंड अगर आप उन यूट्यूबर्स की तरह बनना चाहते हो जिनको खाली गालियाँ, देखिए आप यूट्यूब पे कैसे हिट हो जाओगे, आप 8-10 गालियाँ बक दो, आप मशहूर हो जाओगे, स्पेशली कश्मीर में, क्लियर। आपको फॉलो करेंगे लोग, क्लियर। गालियाँ दो, लोगों को रोस्ट करो, आपको लोग फॉलो करेंगे, क्लियर। बट दैट इज़ चीपनेस, क्लियर। चीपनेस उसको बोलते हैं, क्लियर। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। बल्क मॉड्यूलस, अगेन बल्क मॉड्यूलस की अगर मैं बात करूं, ये इनके लिए इन्फिनिटी होता है, किन के लिए, आइडियल फ्लूइड्स के लिए, क्लियर। सो 5 चीज़ें बेसिकली आप याद रखोगे, 6 चीज़ें, विस्कोसिटी जीरो, शियर स्ट्रेस जीरो, सरफेस टेंशन जीरो, क्लियर। देन इनकम्प्रेसिबल, जो आइडियल फ्लूइड हमारे पास होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। आगे जाकर मैं इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड भी आपको डिफाइन करूंगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब जो डेंसिटी होगी फ्लूइड की वो कांस्टेंट होगी, क्लियर। डेंसिटी जो होगी फ्लूइड की वो कांस्टेंट होगी। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड, क्लियर। नाउ देखिए फ्लूइड स्टैटिक्स में हम घुसते हैं, क्लियर। फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स सिंपली जब आप फ्लूइड को रेस्ट पे या फिर उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या करो, स्टडी करो, क्लियर, वो कहलाता है हमारा, वो ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है फ्लूइड स्टैटिक्स, क्लियर। एंड स्टैटिक कंडीशन में हमारे पास खाली हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, क्लियर। यानी कि जो फ्लूइड है, क्लियर, फ्लूइड में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे खाली क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। 2 फोर्स होते हैं, प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। कंबाइनली इनको हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, क्लियर। नाउ प्रेशर की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सिंपली प्रेशर हमारे पास होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, एंड हमेशा याद रखिएगा जो प्रेशर होता है इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू दी सरफेस। हमेशा क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल टू दी सरफेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई 3D बॉडी है, देखिए भाई साहब, मेरे पास यहाँ पे कोई 3D बॉडी है, दिख रही होगी आपको, क्लियर, दिख रही होगी आपको, क्लियर। नाउ देखिए जो प्रेशर होता है, फॉर एग्जांपल इसमें कोई फ्लूइड हमारे पास है, क्लियर। ये जो 3D बॉडी है या फिर कोई भी कंटेनर मैंने लिया है, इसमें हमारे पास फ्लूइड है। जो ये फ्लूइड है ना, ये इसके वाल्स पे ऐसे प्रेशर लगाएगा नॉर्मली, क्लियर। यानी कि कंटेनर जो है, कंटेनर की वाल्स पे ऐसे नॉर्मली फोर्स लगाएगा, क्लियर, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा। तो हमेशा याद रखना जो प्रेशर होता है इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू दी सरफेस। एंड यहाँ से आप स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो, अपने नोट्स आप बना सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रेशर की। देखिए ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आपका क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉज प्रेशर, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होंगी, क्लियर। सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। नाउ देखिए अगर मैं बात करूँ, क्लियर, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, क्लियर, अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, बिफोर दैट आप प्रेशर के बारे में एक अलग चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे यूनिट के रिलेटेड। यू ऑल नो दैट जो यूनिट होता है प्रेशर का दैट इज पास्कल। डायमेंशन ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं, डायमेंशन भी आप याद रख सकते हो। डायमेंशन क्या है प्रेशर के, क्लियर। सो फोर्स हमारे पास M1 L1 T-2 एंड एरिया हमारे पास L2। यहाँ से आपके डायमेंशन निकल के आएंगे M1 L-1 T-2, क्लियर, M1 L-1 T-2, दीज आर दी डायमेंशन का प्रेशर। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, अदर यूनिट्स का प्रेशर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर। आपको पूछा जाएगा बताइए भाई साहब 1 गीगा पास्कल क्या होता है, क्लियर। 1 GPa,
क्लियर 1 GPa गीगा पास्कल, क्लियर 1 GPa होता है हमारे पास सिंपली, क्लियर अगर मैं पास्कल के टर्म्स में बात करूं, क्लियर इट इज सिंपली 10⁹ पास्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, क्लियर 1 GPa। देन अगर मैं 1 मेगा पास्कल की बात करूं, क्लियर 1 मेगा पास्कल की बात करूं, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा 1 मेगा पास्कल हमारे पास होता है 10⁶ पास्कल, क्लियर। देन फर्दर अगर मैं बात करूं 1 एटमॉस्फेयर की, दीज आर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर हमारे पास, 1 एटमॉस्फेयर। देन 1 बार की अगर मैं बात करूं, क्लियर, या फिर 1 kg/cm² की मैं बात करूं, क्लियर 1 kg/cm² की बात करूं, ये तीनों सेम होते हैं। एंड इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है 10⁵ पास्कल, क्लियर 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁵ पास्कल, 1 बार भी हमारे पास होता है 10⁵ पास्कल, 1 kg/cm² भी हमारे पास होता है 10⁵ पास्कल, क्लियर 5 पास्कल। देन फर्दर मैं अगर बात करूं 1 टॉर, क्लियर टॉर भी हमारे पास यूनिट होता है किसका, प्रेशर का, क्लियर, या फिर mm/Hg इन टर्म्स ऑफ हेड ऑफ मर्क्यूरी, यानी 1 mm/Hg, ये दोनों इक्वल होते हैं एंड इनका वैल्यू होता है 133 पास्कल। ये सभी चीज़ें आप याद रखोगे एंड दिस इज द ऑर्डर, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो मैंने आपको दिखाया ना, दिस इज इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि 1 GPa आपको दिख रहा होगा, इट इज 10⁹ पास्कल, क्लियर यानी कि मिलियन से ज़्यादा, क्लियर मिलियन से ज़्यादा, क्लियर। सो 1 GPa हमारे पास 10⁹ पास्कल। देन 1 MPa मेगा पास्कल होता है 10⁶ पास्कल। 1 ATM 1 बार 1 kg/cm² हमारे पास होता है 10⁵ पास्कल। 1 टॉर या फिर 1 mm/Hg हमारे पास होता है 133 पास्कल। दीज आर ऑल दी यूनिट्स ऑफ प्रेशर, क्लियर, ये आप याद रखेंगे, क्लियर स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे लिया होगा। नाउ बात करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, क्लियर। देखिए कैसे आप समझोगे सिंपल भाषा में, क्लियर सिंपल भाषा में समझिए। देखिए यहाँ से मैं लूँगा प्रेशर को, क्लियर, यहाँ से मैं लूँगा प्रेशर को, क्लियर, एंड ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, अगर मैं वर्टिकल एक्सिस में प्रेशर ले रहा हूँ, देयरफॉर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा प्रेशर जो होगा वो 0 होगा, यानी कि इस पे 0 प्रेशर होगा हमारा, क्लियर, इस पे हमारा जो प्रेशर होगा वो 0 होगा, क्लियर। लेट यहाँ पे ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, लेट ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर। नाउ देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ देखिए अगर मैं इसके अबव, क्लियर, इसके अबव, क्लियर, या फिर इसके बिलो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालूं, क्लियर, इसके अबव या फिर किसी भी पॉइंट पे एक्चुअल प्रेशर निकालूं, क्लियर, वो हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड इसको हम डिनोट करते हैं बाई PAB। फिलहाल आप इसको समझिए, क्लियर, इसको हम डिनोट करते हैं बाई PAB। PAB हमारे पास होता है एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर जो कि लगने वाला होता है, जिसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड होता है, सो वो कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। हमारे पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ अगर आप मेजरमेंट करोगे किसका, गाज प्रेशर का, क्लियर, गाज प्रेशर जो हमारे पास होता है इट इज़ पॉजिटिव प्रेशर, क्लियर, गाज प्रेशर जो हमारे पास होता है इट इज़ पॉजिटिव प्रेशर। एंड कहाँ से इसको मेजर किया जाता है, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज ए रेफरेंस लाइन लिया जाता है, क्लियर। सो ये जो प्रेशर होगा हमारा दिस विल बी PG, क्लियर, इसको मैं बोलूँगा गाज प्रेशर। हमारे पास क्या होगा, गाज प्रेशर, क्लियर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो अगर मैं प्रेशर मेजर करूंगा, क्लियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिलो अगर मैं लेट किसी पॉइंट पे प्रेशर मेजर करूंगा इसके बिलो, सो वो हमारा कहलाता है वैक्यूम प्रेशर। और नेगेटिव गाज प्रेशर मैं लिखूंगा PNG, क्लियर, वो कहलाता है हमारा नेगेटिव गाज प्रेशर। इस डायग्राम को आप याद रखेंगे, अभी आपका क्लियर होगा, कहाँ से, अभी आपका डेफिनेशन से ये क्लियर होगा, बट डायग्राम को फिलहाल आप अपने दिमाग में फिक्स करिए, क्लियर, यहाँ से आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्लियर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, जिसको हम नेगेटिव गॉज प्रेशर भी बोलते हैं, क्लियर। सो डायग्राम को फिलहाल बनाइए, अब मैं इनको डिस्कस करूंगा। देखिए अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ एयर, क्लियर। सो एटमॉस्फेयर के कारण हमारे पास कितना प्रेशर लग रहा है, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास
यहाँ पे कंटेनर है एंड कंटेनर में वाटर है, बाहर क्या होगा, एयर, यानी कि बाहर हमारे पास एटमॉस्फेयर होगा। सो इसके कारण कितना प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, इस लेयर के ऊपर लग रहा है, सो यही हमारे पास कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। सो प्रेशर बेसिकली किन के कारण, प्रेशर किन के कारण, वेट ऑफ एयर के कारण जो प्रेशर हमारे पास होता है इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड अगर मैं मीन सी लेवल की बात करूँ, क्लियर, मीन सी लेवल, एक्चुअली मीन सी लेवल पे जो हम प्रेशर मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, अगर आप मीन सी लेवल पे मेजर करो प्रेशर को। क्लियर। एंड अगर किसी अदर लोकेशन पे, अगर आप किसी अदर लोकेशन पे प्रेशर को मेजर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टर्म्स आपने सुनी होंगी। क्लियर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम बोलते हैं। क्लियर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बेसिकली याद रखेंगे, इट इज सिंपली प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ एयर एट मीन सी लेवल, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एनी अदर लोकेशन इसको हम बोलते हैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इसमें आप याद रखेंगे एक एटमॉस्फेयर, क्लियर, एक एटीएम, अभी मैंने आपको दिखाया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली 10132 पैस्कल। कितना होता है, 10132 पैस्कल। या फिर इसको आप लिख सकते हो 1.01 इंटू 10⁵ पैस्कल, या फिर इसको अप्रॉक्सीमेटली आप ले सकते हो किसके बराबर, 10⁵ पैस्कल के बराबर। ये हमारे पास होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, ये हमारे पास होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना, 10⁵ पैस्कल। बस इतना आपको याद रखना है। एंड ये भी याद रखिएगा, क्लियर, इट फर्स्ट डिक्रीज स्लोली देन रैपिडली विथ एल्टीट्यूड। क्लियर। सो जितना आप ऊपर जाओगे, क्लियर, जितना आप ऊपर जाओगे, ग्राउंड लेवल से ऊपर जाओगे, पहले क्या यह होता है, डिक्रीज होता है स्लोली। क्लियर, फिर रैपिडली, फिर वेरी फास्टली ये डिक्रीज होता है। एंड इसको हम जनरली मेजर करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। सो इतना आप याद रखोगे किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। एंड यहाँ पे मैंने आपको दिखाया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है या फिर 1 ATM वो हमारा होता है 10⁵ पैस्कल। इतना आप नोट डाउन करोगे। क्लियर, करिए नोट डाउन, लीजिए स्क्रीनशॉट एंड लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। नाउ देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि नंबर 2, दिस इज नंबर 3 गॉज प्रेशर, 4th हमारे पास वैक्यूम प्रेशर। अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूं, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बाय टेकिंग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एज रेफरेंस। ध्यान से पढ़िए, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बाय टेकिंग एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एज रेफरेंस। इसका मतलब क्या, डायग्राम पे आइए। इसका मतलब ये कि आप जो यहाँ पे रेफरेंस लेते हो वो आप एब्सोल्यूट जीरो को रेफरेंस लेते हो। एंड अगर आप एब्सोल्यूट जीरो से या फिर जीरो प्रेशर रेफरेंस से या फिर जीरो प्रेशर रेफरेंस आप ले रहे हो, एंड अगर आप बिल्कुल जीरो, एब्सोल्यूट जीरो से प्रेशर मेजर कर रहे हो, वो जो प्रेशर होगा वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, इस लाइन से। क्लियर, यानी कि P = 0 लाइन से, या फिर एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस हम ले रहे हैं। अगर हम एब्सोल्यूट जीरो रेफरेंस लेंगे सो वो प्रेशर हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि इस एब्सोल्यूट प्रेशर में हमारे पास बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा एंड गॉज प्रेशर होगा, दोनों इंक्लूडेड होंगे। देयरफॉर दिस इज द टोटल प्रेशर। अगर आपसे बोला जाए फाइंड द टोटल प्रेशर, हमेशा आप क्या कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। सो आप लिखोगे जो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास होता है। क्लियर, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालोगे, बोलिए किसके बराबर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है टोटल, देखिए ये है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, सो यहाँ से यहाँ तक, क्लियर, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना गॉज प्रेशर। सो P एब्सोल्यूट को मैं बोल सकता हूँ इट इज़ हमारे पास P एब्सोल्यूट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। क्लियर, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास होता है इट इज़ P एटमॉस्फेयर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस PG यानी कि गॉज प्रेशर। क्लियर, सो एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमारे पास होता है आप लिखोगे इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। क्लियर, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस GAUGE, या फिर आप G में भी इसको रखोगे। क्लियर, सो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। क्लियर, प्लस गॉज प्रेशर। क्लियर, एंड बेसिकली जो गॉज प्रेशर हमारे पास होता है इट इज नथिंग बट प्रेशर ड्यू टू स्टैटिक फ्लूइड। क्लियर, यहाँ पे समझाते हैं, डायग्राम में भी आपको समझाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई कंटेनर है, क्लियर, कंटेनर है,
अभी हमें हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी आगे देखना है। मेरे पास कोई कंटेनर है, इसमें मेरे पास कोई फ्लूइड है, क्लियर। एंड लेट मुझे इस हाइट पे प्रेशर मेजर करना है, क्लियर। इस हाइट पे या फिर इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर मेजर करना है, क्लियर। इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा यहाँ पे पॉइंट ए, क्लियर। सो अगर इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर मेजर करना है, इसके लिए जो इक्वेशन होती है प्रेशर की, बेसिकली इट इज रो जी एच। एंड ये जो प्रेशर होता है इट इज स्टैटिक प्रेशर, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, क्लियर। इसको हम बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। इतना प्रेशर होगा अगर मैं, एंड इसी प्रेशर को बेसिकली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पे प्रेशर होगा, क्लियर, खाली किसके कारण, वेट ऑफ फ्लूइड के कारण, क्लियर, वेट ऑफ फ्लूइड के कारण। इसको हम बोलते हैं P इज इक्वल टू रो जी एच, या फिर इसी को हम बोलेंगे, ये होगा हमारे पास गॉज प्रेशर, रो जी एच। नाउ अगर मैं बाहर एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट लूँ, क्लियर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मैं इसको मैं इंक्लूड करूँ, PATM, तब जो टोटल प्रेशर होगा इस पॉइंट ए पे, सो वो कहलाएगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। यानी कि इसमें मैंने एटमॉस्फेयर भी इंक्लूड किया, एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर है वो भी इंक्लूड किया। सो मैं लिख सकता हूँ जो P एब्सोल्यूट है इट इज़ PATM प्लस P गॉज, और मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज़ PATM प्लस रो जी एच। ये मेरे पास इक्वेशन है, आगे जाकर मैं आपको फिर से ये दिखाऊंगा, क्लियर। फिलहाल आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्लियर, समझ में आया होगा। गॉज प्रेशर। नाउ अगर मैं गॉज प्रेशर की बात करूं, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बाय टेकिंग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज रेफरेंस। देखिए पढ़िए स्टेटमेंट को, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बाय टेकिंग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज रेफरेंस। सो देखिए जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से अगर हम रेफरेंस लाइन लेंगे, सो वो जो प्रेशर होगा वो हमारा गॉज प्रेशर होगा, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो वो हमारा गॉज प्रेशर होगा, ये पॉजिटिव गॉज प्रेशर होगा, एंड ये नेगेटिव गॉज प्रेशर। अगेन देखिए इसमें भी रेफरेंस लाइन जो ली है हमने दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें भी जो रेफरेंस लाइन ली है हमने इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बस इतना है, इट इज नेगेटिव गॉज प्रेशर, क्लियर, इट इज नेगेटिव गॉज प्रेशर, जो वैक्यूम प्रेशर होता है हमारा। सो गॉज प्रेशर इट इज द प्रेशर मेजर्ड बाय टेकिंग लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज रेफरेंस। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तब हम बोलेंगे सिंपली गॉज प्रेशर, अगर नेगेटिव होगा तब हम इसको बोलेंगे वैक्यूम प्रेशर। क्या बोलेंगे, वैक्यूम प्रेशर। एंड जो गॉज प्रेशर हमारे पास होता है इट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर, क्लियर। एंड अगर आप इस इक्वेशन से गॉज प्रेशर निकालना चाहो, आप लिखोगे जो गॉज प्रेशर हमारे पास होगा, क्लियर, जो हमारे पास गॉज प्रेशर होगा ये होगा P एब्सोल्यूट माइनस PATM। इन इक्वेशंस को हाईलाइट करके रखिएगा, क्लियर। सो ये हमारे पास होती है इक्वेशन किसके लिए, गॉज प्रेशर के लिए। दिस इज इक्वेशन फॉर हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, क्लियर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए ये वैल्यू आप याद रखेंगे, क्लियर। सिमिलरली वैक्यूम प्रेशर, क्लियर, इट इज द प्रेशर मेजर्ड बिलो द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिलो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम नेगेटिव गॉज प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, नेगेटिव गॉज प्रेशर या फिर सक्शन गॉज प्रेशर। एंड अगर ये नेगेटिव गॉज प्रेशर है सो इसको हम P वैक्यूम भी लिख सकते हैं, यानी कि वैक्यूम प्रेशर। एंड दिस विल बी बेसिकली इक्वल टू PATM माइनस यहाँ पे PAB, क्लियर, PATM माइनस PAB, क्लियर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर, क्लियर। सो ये हमारे पास होगी इक्वेशन किसके लिए, वैक्यूम प्रेशर के लिए। सो इनको आप नोट डाउन करिए, समझ में आया होगा चारों प्रेशर, क्लियर। सो दिस इज हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें आपको बस याद रखना है प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू वेट ऑफ एयर, देन एक एटमॉस्फेयर हमारे पास कितना होता है, देन आल्टीट्यूड या फिर हाइट के साथ क्या होता है, क्लियर, डिक्रीज होता है, पहले स्लोली देन रैपिडली। एंड इसको हम मेजर करते हैं बाय बैरोमीटर। देन एब्सोल्यूट प्रेशर की इक्वेशन मैंने आपको दिखाई। एब्सोल्यूट प्रेशर जो हमारे पास होता है इट इज सिंपली द टोटल प्रेशर एट एनी पॉइंट, क्लियर, जिसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इंक्लूड करते हो। गॉज प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, वो प्रेशर जिसको हम मेजर करते हैं बाय टेकिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज रेफरेंस, क्लियर, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तब कहलाएगा वैक्यूम प्रेशर, समझ में आया होगा, क्लियर। एंड ये है इनकी इक्वेशंस। नेक्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, क्लियर, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, क्लियर, अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, लेट ये हमारे पास कोई फ्लूइड है इसमें, क्लियर, ये हमारे पास कोई फ्लूइड है एंड ये है यहाँ पे फ्लूइड की टॉप लेयर। सो इस फ्लूइड के कारण, इस फ्लूइड के वेट के कारण बेसिकली जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा, क्लियर, जो किसी भी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट पे निकालना चाहो, इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट 1, आप इस पॉइंट पे निकालना चाहो, इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट 2, एंड लेट यहाँ से हमारी हाइट है H1 एंड यहाँ से नीचे तक हमारी हाइट या फिर डेप्थ है इट इज़ H2, क्लियर। सो अगर आप पॉइंट
1 पे निकालोगे सो आप बोलोगे इट इज़ रो जी एच 1। अगर आप पॉइंट 2 पे निकालोगे इट इज़ रो जी एच 2। एंड बेसिकली सिंपली आप याद रखोगे जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इसके लिए इक्वेशन हमारे पास होती है P इज इक्वल टू रो जी एच। क्लियर, जो हमारे पास P होता है इट इज़ रो जी एच। ऑलरेडी मैंने बोला है आपको रो क्या है, जी क्या है, एच क्या है। क्लियर, सो यही हमारे पास है इक्वेशन किसके लिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए। क्लियर, आगे जाकर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम देखेंगे या फिर वेरिएशन। नेक्स्ट एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर, एब्सोल्यूट प्रेशर। सो नाउ अगर आपको मैं बोलूं आप अब टोटल प्रेशर निकालिए। क्लियर, टोटल प्रेशर निकालिए। फॉर एग्जांपल आप टोटल प्रेशर निकालिए किस पे, पॉइंट ए पे। आप टोटल प्रेशर निकालिए पॉइंट 2 पे। क्लियर, टोटल प्रेशर निकालिए पॉइंट 2 पे। क्लियर, यहाँ पे अंदर हमारे पास फ्लूइड है। क्लियर, सो इसमें अब आप क्या करोगे, इसमें अब आप एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो भी इंक्लूड करोगे। सो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास, जनरल इक्वेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास होता है, अभी आपने देखा, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, पीजी। क्लियर, पीजी। सो एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे पास होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर, एंड गॉज प्रेशर हमारे पास होता है रो जी एच। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी एब्सोल्यूट हमारे पास होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, या फिर इसी को हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्या हम बोलते हैं, टोटल प्रेशर। सो अगर आपको मैं बोलूं अब एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर टोटल प्रेशर निकालिए पॉइंट ए पे, आप बोलोगे इट इज पी ए बी इज इक्वल टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच 1। समझ में आ रहा होगा। अगर पॉइंट 2 पे बोलूँ आप बोलोगे पी ए टी एम प्लस रो जी एच 2, यानी कि जितनी हाइट या फिर डेप्थ होगी। एंड फ्लूइड में जो हाइट हमेशा हम मेजर करते हैं, हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं। क्लियर, हम टॉप से बॉटम की ओर आते हैं। क्लियर, यानी कि ये हाइट इतनी होगी एंड ये हाइट हमारे पास इतनी होगी। समझ में आया होगा। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। क्लियर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, बेसिकली इसी का वेरिएशन किसका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन। क्लियर, नाउ देखिए जो प्रेशर हमारे पास होता है इट वेरीज लीनियरली विद डेप्थ। प्रेशर जो होता है इट वेरीज लीनियरली विद डेप्थ, मतलब जो प्रेशर हमारे पास है इट इज़ रो जी एच। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे मैं दिखाता हूँ आपको। क्लियर, नीचे दिखाता हूँ आपको, नीचे दिखाता हूँ। ये हमारे पास टॉप लेयर है फ्लूइड की, यहाँ पे अंदर हमारे पास फ्लूइड है। क्लियर, एंड लेट ये जो हाइट मेरे पास है यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से दिखाऊंगा, ये जो मेरे पास हाइट है दिस इज एच यहाँ पे। क्लियर, दिस इज एच। सो हमने ऊपर देखा। क्लियर, अच्छा रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर, रो जो मेरे पास है यहाँ पे, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। क्लियर, एंड जी यू ऑल नो दैट एक्सेलरेशन ग्रेविटी हमारे पास होता है। नाउ हमने बोला जो प्रेशर होता है इट वेरीज लीनियरली विद डेप्थ। इसका मतलब क्या, डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी किसी फ्लूइड की। दिखाया था मैंने आपको, वाटर के लिए इतना वैल्यू, मर्क्यूरी के लिए इतना वैल्यू हमारे पास होता है, एयर के लिए इतना वैल्यू डेंसिटी का। क्लियर, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज। क्लियर, अच्छा वाटर के लिए कितना 1000 kg पर मीटर क्यूब, मर्क्यूरी के लिए कितना 13600, एयर के लिए कितना 1। सो यहाँ पे एक ही हमारे पास अननोन है दैट इज एच। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। क्लियर, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि जो प्रेशर हमारे पास है इट वेरीज लीनियरली विद डेप्थ, यानी कि जितनी डेप्थ बढ़ेगी उतना हमारा प्रेशर बढ़ेगा, उतना हमारा प्रेशर बढ़ेगा। एंड अगर आपको बोलेगा कोई प्रेशर डायग्राम बनाओ सो आप ऐसे बनाओगे। देखिए ऊपर इस लाइन पे या फिर इस इंटरफेस पे, क्लियर, या फिर टॉप सरफेस पे प्रेशर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पे हाइट है ही नहीं कुछ। यहाँ से हाइट स्टार्ट होती है। क्लियर, यहाँ से हाइट स्टार्ट होती है। क्लियर, सो इस पे हाइट कुछ नहीं है, देयरफॉर इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। एंड अगर मैं इस पॉइंट बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रेशर निकालूं सो हमारा जो वेरिएशन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। क्लियर, सो यहाँ पे मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे, क्लियर, इस पॉइंट पे मेरे पास जो प्रेशर है इट इज़ 0, एंड इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो मेरे पास प्रेशर है इट इज़ रो जी एच। एंड ये जो लाइन आपको दिख रही है, ऐसे लाइन ये इंडिकेट कर रहा है। क्लियर, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इंडिकेट कर रहा है जो प्रेशर है वो वेरी कर रहा है यहाँ पे लीनियरली विद डेप्थ। क्लियर, डेप्थ के साथ लीनियरली वेरी करता है। क्लियर, याद रखिएगा। सो प्रेशर जो है
प्रेशर इंक्रीजेस, देयरफॉर प्रेशर इंक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीजेड नहीं इंक्रीज, एज डेप्थ इंक्रीज, यानी कि लीनियरली वेरी कर रहा है। सो इसका मतलब जितना आप ऊपर से नीचे आओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्लियर, बॉटम तक, क्लियर, जितना आप नीचे आओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्लियर। बट प्रेशर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, बट जो प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास होता है, ये याद रखिएगा, जो प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास होता है वो कांस्टेंट होता है, क्लियर। प्रेशर ग्रेडियंट जो हमारे पास होता है वो कांस्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब अगर आप यहीं से प्रेशर ग्रेडियंट निकालो, आपके पास इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच, क्लियर, P इज इक्वल टू रो जी एच, P अपॉन H में लिख सकता हूँ किसके बराबर, रो जी। सो ये बना हमारा ग्रेडियंट। अगर मैं इसको लिखूँ dP अपॉन DH इज इक्वल टू रो जी, क्लियर, इज इक्वल टू रो जी। देयरफॉर जो प्रेशर का वेरिएशन है, क्लियर, प्रेशर का वेरिएशन है विथ हाइट, वो कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब जो प्रेशर ग्रेडियंट है हमारा दैट इज कांस्टेंट। सो आप बोल सकते हो dP बाई DH इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि किसके बराबर, रो जी एच के बराबर। बट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मैं आऊंगा, प्रेशर इज कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बट ग्रेडियंट इज जीरो। नाउ देखिए इसका मतलब क्या, अलग से आप डायग्राम बनाएंगे, क्लियर, अलग से आप डायग्राम बनाएंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया 1, क्लियर, एंड इसी पोजीशन पे मैंने पॉइंट लिया 2, यहाँ पे मैंने पॉइंट 3 लिया, क्लियर, पॉइंट 3 लिया। जो मेरे पास पॉइंट 1 एंड 2 है वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, देखिए सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूँ प्रेशर एंड यहाँ से लेट हाइट कितनी है H1, क्लियर, यहाँ से हाइट कितनी है H1 ही होगी, एंड नीचे हाइट हमारे पास कितनी है H3, क्लियर, H3, या फिर अलग अलग मैं लूँगा। चलिए H के वैल्यूज़ हम लेते हैं कुछ, देखिए कुछ वैल्यूज़ हम लेंगे यहाँ पे। लेट यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट इज़ 2 मीटर, क्लियर, इट इज़ 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक, एंड बॉटम तक इट इज़ 5 मीटर। अगर मैं आपको बोलूँ आप प्रेशर एट 1 निकालिए, खाली गॉज प्रेशर, सो आप बोलोगे प्रेशर एट 1 होगा रो जी इंटू एच, एंड एच का वैल्यू मैंने 2 दिया, सो आप बोलोगे दिस विल बी 2 इंटू रो जी। मैं आपको बोलूँगा पॉइंट 2 पे निकालिए, सो देखिए पॉइंट 2 भी कितनी डेप्थ पे है, 2 मीटर डेप्थ पे है। पॉइंट 2 जो मेरे पास है वो भी 2 मीटर डेप्थ पे ही है, सो आप बोलोगे इट इज़ रो जी इंटू एच, इट इज़ एच का वैल्यू कितना 2 इंटू रो जी। सो देखिए दोनों पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, उनका जो प्रेशर होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल, यानी कि P1 विल बी इक्वल टू P2, बट जो P3 का प्रेशर होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि नीचे जितना आप जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हो दिस विल बी रो जी एच, एच का वैल्यू हमारे पास कितना 5, सो देखिए दिस विल बी 5 इंटू रो जी, यानी कि 5 गुना, ये 2 गुना। सो बोलिए अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे बोलिए ऑर्डर, सो आप बोलोगे P3 ग्रेटर है, यानी कि प्रेशर ऐसे भी क्वेश्चन हिसाब से दिए जा सकते हैं, प्रेशर एट 3 इज ग्रेटर देन प्रेशर एट 1 इक्वल टू प्रेशर एट 2, क्लियर, यानी कि P3 जो प्रेशर 3 जो है लग रहा है पॉइंट 3 पे, वो ज़्यादा है किससे, P1 और P2 से, बट P1 और P2 जो हैं वो इक्वल हैं। समझ में आया होगा, क्लियर, ये लाइन भी आपको समझ में आई होगी। प्रेशर इज कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्लियर, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड इसलिए आपने देखा होगा जो डॉक्टर होता है वो हमेशा क्या करता है, वो ऐसे जो अच्छा डॉक्टर होगा वो कभी खड़े होकर प्रेशर मेजर नहीं करेगा, वो आपको लेटा कर, यानी कि बेड पे लेटा कर प्रेशर आपका मेजर करेगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि उस टाइम जो बॉडी होती है हमारी वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रही है होती है, एंड उस टाइम अगर वो आपके आँख का, कान का, नाक का, टंग का प्रेशर मेजर करेगा ना, वो आपके हार्ट का प्रेशर देगा, क्लियर। एंड यहाँ से अगर वो आप यहाँ से, इसीलिए हमेशा जब भी आप प्रेशर मेजर करने जाएं सो हमेशा लेट कर प्रेशर मेजर किया करें, क्लियर। हमेशा याद रखना अगर आप खड़े होकर प्रेशर मेजर करोगे ना सो वो आपका गलत भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपका हार्ट यहाँ पे होगा एंड आपकी जो हैंड है आप उसको यहाँ पे प्रेशर मेजर कर रहे हो, देखिए ये अलग अलग हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो प्रेशर विल नॉट बी सेम, क्लियर। सो आप रॉन्ग मेजर कर रहे हो, सो ये कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्लियर। सो याद रखिएगा, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, क्लियर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर लीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पैस्कल लॉ की। देखिए पैस्कल लॉ सिंपली क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट प्रेशर एट अ पॉइंट इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर। यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कोई 3D बॉडी है मेरे पास, क्लियर,
कोई 3D बॉडी यहाँ पे मेरे पास है, एंड आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसमें कोई फ्लूइड हमारे पास है, क्लियर, इसमें कोई फ्लूइड हमारे पास है, आप ऊपर से प्रेशर दे रहे हो, क्लियर, आप ऊपर से प्रेशर दे रहे हो, ये जो प्रेशर होगा ये इक्वली ट्रांसमिट होगा इन ऑल डायरेक्शंस, क्लियर, ये जो प्रेशर हमारे पास होगा, क्लियर, अच्छे से डायग्राम आप बनाएंगे। सो आप ऊपर प्रेशर P दे रहे हो, ये जो प्रेशर है अलग कलर से बनाना, क्लियर, ये जो प्रेशर होगा ये हर एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा इक्वली, क्लियर, यानी कि हर एक डायरेक्शन में ये प्रेशर चला जाएगा। बट कब चला जाएगा, कब चला जाएगा, व्हेन, याद रखिएगा, प्रेशर इंटेंसिटी सेम इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे पास Px है दैट विल बी इक्वल टू Py, दैट विल बी इक्वल टू Pz, यानी कि प्रेशर इन x डायरेक्शन होगा इक्वल टू प्रेशर इन y डायरेक्शन इक्वल टू प्रेशर इन z डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पास्कल। बट प्रेशर कब सेम नहीं होगा, प्रेशर कब सेम नहीं होगा, अगर शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, क्लियर, या फिर अगर रिलेटिव मोशन होगा लेयर्स का। सो याद रखिएगा प्रेशर इंटेंसिटी तब सेम होती है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन ऑफ वन लेयर ओवर द अदर, यानी कि इन शॉर्ट जब शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा होगा। दिस इज द वैलिडिटी, दिस इज द वैलिडिटी, यानी कि पास्कल लॉ हमेशा ट्रू नहीं होगा, स्पेशल कंडीशन के लिए ट्रू होगा जब शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा होगा, क्लियर, जब शियर स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रहा होगा, याद रखिएगा। दिस इज पास्कल लॉ, सिंपली Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz, यानी कि प्रेशर एट ए पॉइंट इज इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर। सो यहाँ पे इस कंटेनर में 3D बॉडी में हमारे पास फ्लूइड था, मैंने ऊपर प्रेशर P दिया, ये जो प्रेशर है ये हर एक डायरेक्शन में चला गया इक्वली, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। नाउ दो एप्लीकेशन हैं आपके पास पास्कल लॉ के, अदरवाइज हमारे पास 4-5 हैं, बट आपको 2 ही याद रखने हैं। पहली यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट, दूसरी यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक, क्लियर। हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि जो ब्रेक आपकी कार वगैरह में होती है, क्लियर, वो अगेन फंक्शन करती है ऑन द बेस ऑफ पास्कल लॉ, क्लियर, यानी कि आप स्मॉल छोटी ब्रेक लगा रहे हो एंड आप बड़ी कार को रोक रहे हो, क्लियर। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर आपसे फॉर्मूला पूछी जाती है, क्लियर, ऑब्जेक्टिव या फिर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, क्लियर। सो देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिंपल भाषा में देखिए, इसमें हमारे पास 2 चैम्बर्स होते हैं, क्लियर, 2 चैम्बर्स होते हैं, एक हमारे पास छोटा सा चैम्बर होता है, क्लियर, एंड दूसरी तरफ से हमारे पास एक बड़ा चैम्बर होता है, क्लियर, बड़ा चैम्बर होता है। एंड देखिए ये जो छोटा वाला हमारे पास होता है, छोटा वाला पोर्शन हमारे पास जो होता है, क्लियर, या फिर आप इसको पिस्टन भी बोल सकते हो, क्लियर। यहाँ पे हमने ऊपर पिस्टन लगाए होते हैं, क्लियर, यहाँ पे हमने ऊपर पिस्टन लगाए होते हैं, क्लियर। जो आपको ये छोटा वाला पोर्शन दिख रहा है, क्लियर, या फिर क्रॉस सेक्शन पिस्टन का छोटा वाला, क्लियर, यानी कि स्मॉलर, देखिए ये आपको स्मॉलर दिख रहा है, दिस इज लार्जर, क्लियर। सो लेट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लेट यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, क्लियर, इस पे जो फोर्स हम लगा रहे हैं इट इज़ F1, क्लियर, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F1, क्लियर। सो होगा क्या, अच्छा इसका जो एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का इट इज़ A1, लेट मी चेंज द कलर, क्लियर, इसका जो एरिया है लेट इट इज़ A1 एंड फोर्स हम यहाँ से टॉप पे लगा रहे हैं F1 एंड देखिए स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब यही फोर्स अकॉर्डिंग टू या फिर एज पर पास्कल कहाँ पे ट्रांसमिट होगा, इस साइड ट्रांसमिट होगा, यानी कि यहाँ पे F2 फोर्स लगेगा, क्लियर, यहाँ पे F2 फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, क्लियर, A2 है। नाउ अगर हमें यहाँ पे कोई कार या फिर कोई हैवी चीज़ लिफ्ट करनी होगी, क्लियर, हम इसको ईजिली कर पाते हैं एंड यही कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। अगर आपने लिफ्ट वगैरह देखा होगा, मल्टी पार्किंग जो आती है, क्लियर, अगर आपने पार्किंग वगैरह देखी होगी जहाँ पे स्टोरीज में कार्स वगैरह को रखा जाता है, वहाँ पे इसी प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का छोटा सा प्रेशर फोर्स अप्लाई किया जाता है एंड दूसरी तरफ से ज़्यादा फोर्स लगता है, क्लियर। नाउ देखिए होगा क्या बेसिकली, अगर मैं यहाँ से इसको 0.1 मानूँ, क्लियर, इसको मैं 0.1 मानूँ, लेट मी चेंज द कलर, ये मेरे पास है 0.1, दिस इज 0.2, ये जो दोनों पॉइंट हैं ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं एंड एज पर आर कॉन्सेप्ट प्रेशर इक्वल होता है हॉरिजॉन्टली, प्रेशर एट 0.1 विल बी इक्वल टू प्रेशर एट 0.2। सो प्रेशर P1 कितना होगा, प्रेशर P1 हमारे पास होगा, सिंपली प्रेशर P1 हमारे पास होगा, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो दिस विल बी F1 अपॉन A1 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर P2 कितना होगा, दिस विल बी फोर्स अपॉन एरिया, बट दूसरी साइड फोर्स F2 लग रहा है एंड एरिया कितना हमारा A2 है। नाउ सो आपको निकालना है F2 कितना लगेगा हमारे पास, क्योंकि
आप F1 दे रहे हो, सो आपको यहाँ से F2 निकालना है। F2 विल बी सिंपली A2 किधर जाएगा, A2 इधर जाएगा, सो दिस विल बी F1 इंटू मैं लिखूंगा मैं A2/A1 एंड ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन निकाल के आती है। यानी कि आप फोर्स दे रहे हो F1, दैट इज नोन फोर्स, ये आपका नोन फोर्स है। क्लियर। फॉर एग्जांपल आप फोर्स दे रहे हो 10 न्यूटन का, बट दूसरी साइड जो फोर्स लगेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, वो इवन 100 न्यूटन का ही लग सकता, 100 न्यूटन का लग सकता है। यानी कि आप छोटा सा फोर्स दे रहे हो बट आप बड़े ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, यानी कि जो एफर्ट लग रहा है आपका वो काफ़ी कम लग रहा है। एंड इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्लियर। हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी कि कार वगैरह सर्विस स्टेशन में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लिफ्ट करते हैं। हम 10 न्यूटन का फोर्स देते हैं एंड हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को क्या करते हैं, लिफ्ट अप करते हैं। एंड यही कॉन्सेप्ट के आधार पे, क्लियर, यही कॉन्सेप्ट के आधार पे हमारे पास लिफ्ट वगैरह होता है। सो याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्लियर। ये भी आपने नोट डाउन किया होगा। क्लियर। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, पास्कल लॉ का। क्लियर लीजिए। देन हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे हम बायोन्सी एंड फ्लोटेशन की। जनरली ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आगे जाकर हमें टर्म यूज होगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बोलूँगा आपको कि बायोन्सी बेसिकली होती क्या है। देखिए बायोन्सी इज़ नथिंग, जब हमारे पास, क्लियर, क्योंकि ये आपके बोर्ड में नहीं है, इसको डिलीट किया गया है। क्लियर। बायोन्सी हमारे पास, सिंपली बायोन्सी का कॉन्सेप्ट हमारे पास कब आता है, बेसिकली ये दिया था आर्चिमिडीज ने। क्लियर। सो बायोन्सी बेसिकली व्हेन अ बॉडी इज होली और सबमर और पार्शली इमर्स्ड इन ए फ्लूइड। ये मेरे पास कोई फ्लूइड है। क्लियर। ये मेरे पास कोई फ्लूइड है। देखिए ये मेरे पास कोई फ्लूइड है, इसमें मैंने एक बॉडी क्या की, एक बॉडी यहाँ पे सबमर्ज की। क्लियर। यानी कि फुली सबमर्ज की, या फिर एक और मैंने लाई, इसको मैंने पार्शली सबमर्ज किया, यानी कि आधा पानी में रखा आधा बाहर रखा। जो बॉडी 1 है इसको मैंने कंप्लीट रखा, जो बॉडी 2 है इसको मैंने आधा पानी में रखा आधा बाहर रखा। क्लियर। यानी कि इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी, इसको हम बोलते हैं सबमर्जड बॉडी। ये हमारी होगी फ्लोटिंग बॉडी। क्लियर। जब आप इनको पानी में रखते हो एक अपवर्ड फोर्स लगता है। क्लियर। जैसे ही आप इसको पानी में दबाना चाहोगे आपको यहाँ से एक अपवर्ड फोर्स दिखता लगेगा। क्लियर। एक अपवर्ड फोर्स आपको दिखता लगेगा। एंड ये आपने नोटिस भी किया होगा आपने अपने वॉशरूम वगैरह में। क्लियर। जब हम बच्चे होते थे हम मग को प्रेस करते थे वाटर के अंदर या फिर बाल्टी के अंदर, वो जाता नहीं था बेसिकली वहाँ पे, फिर हमें टिल्ट उसको करना पड़ता था ताकि वहाँ से जो एयर वगैरह है वो बाहर जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लगता है दैट इज बायोंड फोर्स। क्लियर। यानी कि आपको यहाँ से एक अपवर्ड लिफ्ट दिखता लगता है एंड उसको हम बोलते हैं क्या, बायोंड फोर्स। क्लियर। बायोंड फोर्स। एंड बेसिकली अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज, क्लियर, अकॉर्डिंग टू आर्चिमिडीज इसने क्या बोला, जो बायोंड फोर्स होगा हमारे पास, क्लियर, जो बायोंड फोर्स होगा हमारे पास एफ बी, दिस विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यानी कि कितना फ्लूइड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ होगा इसके बराबर होगा हमारे पास क्या, बायोंड फोर्स। यानी कि बायोंड फोर्स कितना लगेगा, जितना फ्लूइड का जो वेट है वो डिस्प्लेस होगा। क्लियर। इसी को हम बोलते हैं आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। सेंट्रा बायोंसी आप याद नहीं रखेंगे, आपको इसकी नीड नहीं है। सो दिस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ बायोंसी। एंड आर्चिमिडीज ने बोला था एफ बी जो हमारे पास होगा, बायोंड फोर्स जो हमारे पास होगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्लियर। एंड वेट जो हमारे पास होता है इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, वेट हमारे पास होता है बेसिकली और रो जी वी के बराबर। सो आप लिख सकते हो बायोंड फोर्स जो हमारा होता है इट इज़ इक्वल टू और रो जी वी। क्लियर। जो हमारे पास बायोंड फोर्स होता है हमेशा याद रखिएगा किसके बराबर होता है, बायोंड फोर्स हमारे पास होता है इक्वल टू और रो जी वी। क्लियर। या फिर वेट ऑफ द बॉडी डिस्प्लेस्ड या फिर वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर। यानी कि कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, कितना वेट ऑफ पानी सिंपली यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ, दैट विल बी इक्वल टू बायोंड फोर्स। सो इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, याद रखेंगे। नाउ देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, मे बी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। अगर हमारे पास एफ बी होगा इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि जो बायोंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास लग रहा है। क्लियर। एंड वेट जो होगा, वेट हमारे पास ऑब्वियसली डाउनवर्ड लग रहा होगा। अगर हमारे पास एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू होगा बराबर, तब हम बोलेंगे बॉडी जो है इट इज़ फ्लोटिंग बॉडी या फिर पार्शली सबमर्ज्ड बॉडी। अगेन अब अगर बायोंड फोर्स ज़्यादा होगा
वेट से, तो उस कंडीशन में बॉडी फ्लोट ही करेगी ना, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा लग रहा है। क्लियर, यानी कि ये पानी में डूब नहीं रही है। क्लियर, सो अगेन ये फ्लोटिंग बॉडी होगी। अब बॉडी कब डूब जाएगी? जब वेट ऑफ द fluid displaced by the body will be greater than buoyant force. Clear, जब weight of the fluid displaced by the body, for example यहाँ पे हमारे पास इसमें पानी है। क्लियर, पानी है एंड ये हमने बॉडी लाई। क्लियर, ये हमने बॉडी लाई, यहाँ से नीचे से क्या लग रहा है इसके ऊपर? बायोंड फोर्स। अब अगर बायोंड फोर्स कम लगा, किससे? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बॉडी नीचे आएगी एंड ये पानी में डूब जाएगी या फिर ये सिंक करेगी। इसको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड बॉडी। ये तीन कंडीशन आप याद रखोगे, फ्लोटिंग बॉडी आप यहाँ पे नहीं पढ़ोगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम फ्लो ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लो। पहला जो फ्लो हमारे पास होता है, इट इज़ स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। इसको बिल्कुल भी आप नहीं देखेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये आप देखेंगे, सिंपल है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा। कंप्रेसिबल, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डजंट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है फ्लूइड की, उस टाइप ऑफ फ्लो को हम बोलते हैं क्या? या फिर उस फ्लूइड को हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर, एंड जो फ्लो होगा उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल, अगर डेंसिटी हमारे पास क्या होगी? डेंसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि कितना भी प्रेशर आप अप्लाई करो, जो डेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है, सो वो क्या लाएगा? हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, एंड फ्लो जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। इसको याद रखेंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट हम यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर, स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्लियर, स्ट्रीम लाइन फ्लो बेसिकली आपकी बुक में इसको दिया होगा। क्लियर, जो स्ट्रीम लाइन फ्लो है या फिर हमारे पास लेमिनार फ्लो है, इनको आपकी बुक ने एक ही माना होगा। क्लियर, इनको आपकी बुक ने एक ही माना होगा, बट बेसिकली जो स्ट्रीम लाइन फ्लो हमारे पास होता है, इट इज़ डिफरेंट एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो। क्लियर, इट इज़ डिफरेंट एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो। अब अगर आप याद रखना चाहते हो, क्लियर, अगर आपको बोर्ड में स्ट्रीम लाइन फ्लो भी दिया जाए, आप यहाँ पे लेमिनार फ्लो की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। नाउ देखिए बेसिकली क्या होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। हमारे पास क्या होता है? इट इज़ दैट फ्लो ऑफ लिक्विड इन which every particle of fluid follows exactly the same path as preceding particle and has the same velocity as that of preceding particle. Clear, velocity भी same होगी as that of preceding particle. ये हमारे पास होता है स्ट्रीम लाइन फ्लो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई पार्टिकल है, 1 पार्टिकल, इसके पीछे है पार्टिकल 2 फ्लूइड का, इसके पीछे पार्टिकल 3। जो पार्टिकल 1 जिस पाथ के ऊपर जाएगा ना, पार्टिकल 1 जिस पाथ के ऊपर जाएगा ना, इसी पाथ के, फॉर एग्जांपल पार्टिकल 1 यहाँ आया। क्लियर, पार्टिकल 2 यहाँ होगा, पार्टिकल 3 यहाँ होगा। क्लियर, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे? पाथ जो होगी पार्टिकल्स की वो सेम यहाँ पे पाथ बनेगी, यानी कि एग्जैक्टली जो पहले वाले की पाथ होगी वही दूसरे वाले, फिर तीसरे वाले की, यानी कि एक दूसरे को ये क्या करेंगे? फॉलो करेंगे यहाँ पे, एंड सेम वेलोसिटी से प्रिसीड करेंगे। क्लियर, एंड जो वेलोसिटी होगी सभी पार्टिकल्स की वो सेम होगी यहाँ पे। क्लियर, एंड इसके लिए जो हमारे पास रेनॉल्ड नंबर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं RE से। RE का वैल्यू होता है 0 to 2000। क्लियर, याद रखेंगे आप अपने एग्जाम के लिए। एंड बेसिकली रेनॉल्ड नंबर इज नथिंग, सिंपली एक नंबर होता है जो कि हमें शो करता है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्लो इट इज। यानी कि अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, सो आप बोलोगे इट इज अ प्योर नंबर, it is a pure number. Clear, which distinguishes between different types of flow. Clear, so Reynolds number की इक्वेशन हमारे पास होती है rho vd upon mu. Clear, rho vd upon mu. Clear, rho vd, rho is density, v is velocity, d is dia, mu या फिर नीटा आप यहाँ पे लिख सकते हो। mu की जगह नीटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होती है रेनॉल्ड नंबर की फॉर्मूला। आपके बोर्ड में इसको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसको डिलीट किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो की। देखिए लेमिनार फ्लो, एंड आपकी बुक ने कंसिडर किया है लेमिनार को एज स्ट्रीम लाइन, किसके बेस पे? रेनॉल्ड नंबर के बेस पे, क्योंकि जो लेमिनार फ्लो हमारे पास होता है इसमें जो रेनॉल्ड नंबर होता है इट इज़ लेस देन 2000। क्लियर, कितना होता है? लेस देन 2000। क्लियर, सो इसने सेम इसको कंसिडर किया है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो आप कर सकते हो, या फिर आप अलग डेफिनेशन भी लिख सकते हो लेमिनार फ्लो के लिए। लेमिनार फ्लो, इट इज द फ्लो इन विच फ्लूइड मूव्स, यहाँ पे लिखिए मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, यानी कि लेयर्स में मूव करता है। क्लियर, लेयर्स में मूव करता है। क्लियर, एंड बेसिकली जो वेलोसिटी ऑफ
लिक्विड फ्लो की होती है इट इज़ लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है इट इज़ लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। आगे जाकर हम क्रिटिकल वेलोसिटी की भी बात करेंगे, क्लियर। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज मैं इसकी इक्वेशन भी आपको लाता, क्लियर। क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो रेनॉल्ड नंबर हमारे पास है यहाँ से जो वेलोसिटी है आप इसको क्रिटिकल भी बना सकते हो। इट इज़ सिंपली रेनॉल्ड नंबर इंटू विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू डाया, क्लियर, डेंसिटी इंटू डाया। सो ये हमारे पास बनेगी क्रिटिकल वेलोसिटी, आप इसका यूज़ कर सकते हो। सो अगर वेलोसिटी होगी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, क्लियर, अगर वेलोसिटी होगी इसको भी आप याद रख सकते हो, क्लियर। अगर वेलोसिटी हमारे पास होगी लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी तब जो फ्लो होगा दैट विल बी लेमिनार फ्लो। अगर वेलोसिटी होगी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी तब जो फ्लो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, एंड इसमें जो रेनॉल्ड नंबर होता है इट इज ग्रेटर देन 4000। नाउ टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जो फ्लो होता है एक फ्लूइड का इट इज इर्रेगुलर, क्लियर, इट इज इर्रेगुलर। यहां पे स्मूथ फ्लो, लेमिनार फ्लो आप मानिए सिंपली इट इज स्मूथ शांत वाला फ्लो, क्लियर। टर्बुलेंट जो शोर आपको दिखता है ना पानी में, शोर वाला फ्लो दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो, यानी कि फ्लूइड इर्रेगुलरली मूव करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए एक नदी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आगे जाकर एक छोटा सा यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखिए यहाँ से पीछे से देखिए पानी जो है कितनी शांत से आ रहा है, क्लियर, यानी कि यहाँ पे आप मान सकते हो कि जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, यानी कि एक लेयर ऐसे, दूसरी लेयर इसके ऊपर चढ़ रही है, क्लियर, ऐसे। ये होता है हमारे पास लेमिनार फ्लो। अगर मैं टर्बुलेंट ऐसे ऐसे होगा हमारे पास, मिक्सिंग यहाँ पे स्ट्रांग होगी, क्लियर, ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, क्लियर, फ्लूइड, क्लियर, यानी कि आपको यहाँ पे जाग बनता दिखेगा, क्लियर। देखिए ये हमारे पास होता है टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर, जाग यहाँ पे बन रहा है पानी में। सो दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज लेमिनार फ्लो। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखिए बताइए खुद से, ये जो पीछे आपको दिख रहा है दिस इज लेमिनार फ्लो, देखिए कितना शांत फ्लो है, क्लियर, लेमिनार, या फिर आपकी बुक में लिखा होगा इसको स्ट्रीम लाइन भी। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे जो पार्टी या फिर लेयर्स आप जो फ्लूइड हैं वो मिक्स अप हो रहे हैं, क्लियर। सो देखिए ये लेमिनार फ्लो हमारे पास, एंड ऐसा फ्लो जो हमारे पास है ये होता है टर्बुलेंट। समझ में आया होगा, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये देखिए जब आप नल को ओपन करते हो ना, जब आप पहले शांति से इसको ओपन करते हो थोड़ा बहुत, सो जो वाटर हमारे पास होता है वो आपको दिखेगा कुछ जैसे लेयर्स में नीचे आ रहा है, क्लियर, लेयर्स में नीचे आ रहा है। बट जब आप इसको फुल्ली ओपन करोगे ना वो लेयर्स आपसे मिक्स अप होंगे, एंड ये हमारे पास होगा टर्बुलेंट फ्लो, एंड ये हमारा होगा लेमिनार फ्लो। समझ में आया होगा भाई साहब, क्लियर। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन की, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन की। अभी हमें डेरिवेशंस वगैरह पे भी आना है। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन सिंपली क्या कहती है, इन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, क्लियर, इनकी कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। नॉन विस्कस देखिए, अच्छा अगर मैं विस्कस फ्लूइड बोलूँ आपको, क्लियर, अगर मैं विस्कस फ्लूइड बोलूँ यानी कि विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी हमारे पास होगी। अगर मैं नॉन विस्कस बोलूँ, क्लियर, नॉन विस्कस बोलूँ, क्लियर, यानी कि जो उस कंडीशन में खाली काम किसका है, विस्कोसिटी का, क्लियर, यानी कि विस्कोसिटी, या फिर नॉन विस्कस मतलब विस्कोसिटी जीरो। अच्छा विस्कस मतलब विस्कोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर। सो नॉन विस्कस आप सिंपली याद रखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इट इज जीरो, क्लियर। अच्छा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन एन इनकम्प्रेसिबल, क्लियर, इनकम्प्रेसिबल मैंने आपको बोला डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि उस फ्लूइड में जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट एंड विस्कोसिटी जीरो, इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास ऐसे एक ट्यूब है, क्लियर, ऐसे एक ट्यूब है, क्लियर, ऐसे एक ट्यूब है, इसमें यहाँ पे फ्लो हो रहा है एक फ्लूइड का, क्लियर, इसमें यहाँ पे फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, एंड फ्लूइड कैसा है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट है यानी कि इनकम्प्रेसिबल है, एंड फ्लूइड है नॉन विस्कस यानी कि इसकी विस्कोसिटी जीरो है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो है, क्लियर। देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल इसका एरिया यहाँ पे कुछ ए होगा, क्लियर, या फिर लेट इस साइड एरिया A1 होगा एंड इस साइड एरिया A2 होगा क्योंकि डिफरेंट एरिया है, क्लियर, एंड लेट इस सेक्शन पे वेलोसिटी V1 होगी एंड इस सेक्शन पे वेलोसिटी V2 होगी। देन द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिमेन कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ ट्यूब। इसका मतलब क्या, जो हमारे पास
इसके अकॉर्डिंग, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ए वी होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल वी से, क्लियर, क्योंकि आगे जाकर हमें वॉल्यूम भी आएगी, क्लियर, ए इंटू स्मॉल वी, क्लियर, ए इंटू स्मॉल वी, ए इंटू स्मॉल वी जो हमारे पास होगा ये कॉन्स्टेंट होगा, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा किसके अकॉर्डिंग, कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर। यानी कि अगर आप इस पाइप में या फिर इस ट्यूब में कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाना चाहते हो, आप लिख सकते हो A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2, क्लियर, A1V1 विल बी इक्वल टू A2V2, यानी कि जितना यहाँ से, क्लियर, जितना मैश यहाँ से आएगा उतना मैश बेसिकली यहाँ से निकलेगा, क्लियर, उतना मैश यहाँ से निकलेगा। बेसिकली जो जनरल इक्वेशन है इसकी कंटिन्यूटी इक्वेशन की, इट इज़ रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर, यानी कि रो ए वी हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट। फिर अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूँ उसमें डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट, फिर हमारे पास ए वी देयरफॉर कॉन्स्टेंट बनता है। एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, क्लियर, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, सो इसको आप नोट डाउन करिए, क्लियर। दिस इज द जनरल इक्वेशन, ये हमारे पास है जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन मैंने निकाली ए वी इज कॉन्स्टेंट, ये कब, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, क्लियर, इनकम्प्रेसिबल होगा, क्लियर, इनकम्प्रेसिबल होगा। नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्लियर। बर्नौली थ्योरम ये क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट इन ए स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड अगेन नॉन विस्कस फ्लूइड। अब आपको समझ में आया होगा इनकम्प्रेसिबल क्या है, नॉन विस्कस क्या है, फ्लूइड थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। अब प्रेशर हेड क्या है, डेटम हेड क्या है, ये सब क्या है यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा, क्लियर। सो बेसिकली देखिए हमारे पास इक्वेशन आती है, क्लियर, हमारे पास इक्वेशन आती है P अपॉन रो जी, इसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, P बाय रो जी को हम बोलते हैं प्रेशर हेड, प्लस V² अपॉन 2G इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड, प्लस H इसको हम बोलते हैं डेटम हेड, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही बोलता है कौन, बर्नौली साहब, क्लियर। यानी कि P बाय रो जी हमारे पास क्या है, प्रेशर हेड, V² बाय 2G वेलोसिटी हेड, H हमारे पास डेटम हेड, क्लियर, ये हमारे पास होते हैं कांस्टेंट किसमें, स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर। नाउ ये जो इक्वेशन मैंने दिखाई इसको हम बोलते हैं हेड फॉर्म, यानी कि ये इक्वेशन किस में है, हेड फॉर्म में, क्लियर। इसको हम बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन इन हेड फॉर्म। तीन फॉर्म्स हमारे पास है बर्नौली इक्वेशन को शो करने के लिए। पहली इक्वेशन जो है इसको हम बोलते हैं हेड फॉर्म, क्लियर। दूसरी इक्वेशन जो है उसको हम बोलते हैं प्रेशर फॉर्म, प्रेशर फॉर्म। प्रेशर फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, क्लियर। यहाँ से मैं साइड में दिखाऊंगा, आपको रो मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, रो जी आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप रो जी मल्टीप्लाई करोगे, देखिए अलग से मैं दिखाऊंगा, फिर यहाँ पे आप लिखोगे P बाय रो जी प्लस V² बाय 2G प्लस H इज इक्वल कॉन्स्टेंट। आपको हर एक टर्म के साथ रो जी मल्टीप्लाई करना होगा, करिए रो जी मल्टीप्लाई, करिए रो जी मल्टीप्लाई। अच्छा देखिए होगा क्या, रो जी कैंसल, अच्छा यहाँ से जी कैंसल, यहाँ से देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगी, हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी P प्लस यहाँ से रो बचा, क्लियर, यहाँ से बचेगा 1/2 रो V² प्लस रो GH। समझ में आया होगा, जब आप ऊपर वाली जो हेड फॉर्म है उसमें आप रो जी मल्टीप्लाई करोगे, याद रखिएगा, क्लियर, कैसे मैंने इसको निकाला प्रेशर फॉर्म में। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी प्रेशर फॉर्म में, P प्लस, क्योंकि रो जी कैंसिल हो जाएगा, आपने ऊपर मल्टीप्लाई दिया, अच्छा साथ ही में 1/2 ऑफ रो V² प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम बोलते हैं प्रेशर फॉर्म। अच्छा लास्ट तीन फॉर्म्स में हमारे पास होती है, तीसरी हमारे पास होती है एनर्जी फॉर्म। बर्नौली इक्वेशन इन हेड फॉर्म, प्रेशर फॉर्म, एनर्जी फॉर्म। आप कोई भी ले सकते हो, क्लियर, आप कोई भी ले सकते हो, क्लियर, आप कोई भी ले सकते हो। एंड जनरली आपकी बुक ने जो कंसल्ट किया है या फिर लिया है, उसने जो बर्नौली इक्वेशन है वो प्रेशर फॉर्म में ली है, क्लियर, वो प्रेशर फॉर्म में ली है, क्लियर। नाउ देखिए एनर्जी फॉर्म, एनर्जी फॉर्म में अगेन आप कैसे निकालोगे, जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास है, क्लियर, जो बेसिक इक्वेशन हमारे पास है P बाय रो जी प्लस V² बाय 2G प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें अब आप खाली क्या करोगे, इस बार इसमें आप खाली G मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर, करिए G मल्टीप्लाई। जब आप G मल्टीप्लाई करोगे सो होगा क्या, यहाँ से G मल्टीप्लाई होगा क्या, देखिए G और G गया, यहाँ से हमारा क्या बचेगा
पी बाय रो, क्लियर, पी बाय रो, यहाँ से हमारा बचेगा v²/2, यहाँ से हमारा बचेगा GH, क्लियर। ये हो गई एनर्जी फॉर्म। सो इसको आप लिखोगे, समझ में आया होगा, क्लियर। पी बाय रो प्लस यहाँ पे v²/2 प्लस यहाँ पे GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, क्लियर। हेड फॉर्म, प्रेशर फॉर्म, एनर्जी फॉर्म के लिए बर्नौली इक्वेशन। सो जब भी आपको ये इक्वेशन निकालनी होगी प्रेशर फॉर्म, आप मल्टीप्लाई करोगे रो जी यहाँ से इस इक्वेशन में, एंड अगर आपको एनर्जी फॉर्म निकालनी होगी आप सिंपली जी मल्टीप्लाई करोगे। ये आपके पास इक्वेशंस आएंगी। अभी हमें डेरिवेशन भी करनी है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है। सो स्टेटमेंट ये है एंड ऐसा आप लिखोगे पहले, देन एजम्पशन एंड एप्लीकेशंस में हम आते हैं। देखिए एजम्पशंस क्या है बर्नौली इक्वेशन में। जब हम बर्नौली इक्वेशन को डिराइव करते हैं, हम मानते हैं जो फ्लो है इट इज़ लेमिनार, फ्लो इज लेमिनार, फ्लो इज इरोटेशनल, देन फ्लो है नॉन विस्कस, क्लियर, यानी कि विस्कोसिटी क्या हमारे पास है, विस्कोसिटी हमारे पास बेसिकली जीरो, देन फ्लो इज स्टडी, क्लियर, स्टडी फ्लो है अलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन, एंड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, यानी कि डेंसिटी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। ये सब चीज़ें हम एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एप्लीकेशन की, फिर मैं डेरिवेशन पे आऊँगा, क्लियर। सो बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेशन, क्लियर। बंसन बर्नर हो गया, क्लियर, जो आपके घर में जो चूल्हा वगैरह लगा होता है ना, उसमें जो बर्नर होता है उसको हम बोलते हैं बंसन बर्नर। अगेन वो बर्न किसके कारण करता है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। एटोमाइजर और स्प्रेयर, अगर आपने देखा होगा जो स्प्रेयर यूज़ किया जाता है जनरली जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उसमें भी अगेन प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। ब्लोइंग ऑफ रूफ ज्यूरिंग स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण जो रूफ ब्लो होता है, छत उड़ जाती है। सो अगेन यहाँ पे बाहर की ओर जो प्रेशर होती है वो कम होती, वो डिफरेंट होती है किससे, जो अंदर की ओर प्रेशर होती है। सो अगेन यहाँ पे बर्नौली कॉन्सेप्ट। लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन, क्लियर, एरोप्लेन का उड़ना, अगेन किसका कॉन्सेप्ट, बर्नौली का। या फिर कर्व्ड मोशन ऑफ बॉल, लेग स्पिन, राइट स्पिन, क्लियर, यानी कि ऑफ स्पिन, क्लियर, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, वो भी किस कारण होती है, अगेन इसमें प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। देन वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर की अगर मैं बात करूं, वेंचुरीमीटर हमारे पास एक डिवाइस होती है जो कि डिस्चार्ज को मेजर करती है। डिस्चार्ज हमारे पास इज नथिंग, Q इज इक्वल टू A इंटू V हमारे पास, क्लियर। डिस्चार्ज हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू AV, या फिर वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी कि A हमारे पास एरिया, V हमारे पास वेलोसिटी। ये जो कैपिटल V है इट इज़ वॉल्यूम, एंड T हमारे पास टाइम, यानी कि कितना पानी आ रहा है कितना जा रहा है, क्लियर, इट इज़ डिस्चार्ज सिंपली। अच्छा, वेंचुरीमीटर हमें डिस्चार्ज मेजर करके देता है, एंड अगेन ऑन द बेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, क्लियर। जेई में इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इक्वेशंस होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शो नहीं करूँगा। नेक्स्ट इज पेटोर ट्यूब। पेटोर ट्यूब सिंपली फ्लूइड वेलोसिटी को मेजर करता है, क्लियर। इनको हम प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं, क्लियर। पेटोर ट्यूब हमारी वेलोसिटी को मेजर करता है, क्लियर। सो ये हो गए हमारे पास एप्लीकेशंस। नाउ डेरिवेशन पे मैं आता हूँ, क्लियर। डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, क्लियर, डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मे बी लेक्चर लंबा होगा, बट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बस आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको अपना कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्लियर। नाउ देखिए पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे कंसीडर, डेरिवेशन में कंसीडर ए ट्यूब और पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्लियर। सो आपने क्या लिया, एक ट्यूब लिया और पाइप ली ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अच्छा, लेट, इसमें आप लिखोगे लेट स्मॉल v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। v इज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किसका, ट्यूब का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। अच्छा, साथ ही में आप यहाँ पे a लोगे, a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर एरिया ऑफ ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लिखोगे CS में लिखूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, इतना आप पहले लिखोगे, क्लियर। कंसीडर ए ट्यूब और पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, लेट स्मॉल v इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, कैपिटल V इज वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, क्लियर, इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ट्यूब, एंड यहाँ पे आप लिखोगे रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। इतना आपके पास गिवन है, क्लियर। सो इतने का आप स्क्रीनशॉट लोगे, क्लियर। नाउ देखिए अब आप डायग्राम बनाओगे, अब आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, देखिए सो मैंने यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब बनाया,
एंड जिसमें हमारे पास देखिए ऐसे पानी आ रहा है एंड ऐसे जा रहा है, क्लियर, ये हमारे पास पानी आ रहा है एंड जा रहा है, एंड इस पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है इट इज़ v1, एंड यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है, क्लियर, इट इज़ v2, क्लियर, इट इज़ v2, ध्यान से देखिए इसको, एंड यहाँ से हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज़ a1, एंड यहाँ से हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस साइड पे इट इज़ a2, क्लियर, इट इज़ a2 हमारे पास, एंड देखिए नाउ यहाँ से जो हमारा प्रेशर लगेगा, क्लियर, इस पोर्शन में, क्योंकि देखिए फ्लूइड मास जो होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे फ्लूइड मास कंसिडर करूँ, वेट ए सेकंड, अगर मैं इसमें फ्लूइड मास कंसिडर करूँ, क्लियर, यहाँ पे कुछ फ्लूइड मास होगा, क्लियर, वो आगे बढ़ता जाएगा, क्लियर, वो क्या होगा, वो हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा, क्लियर, वो हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा। नाउ सो यहाँ से, क्लियर, यहाँ से हमारे पास बेसिकली जो प्रेशर लगेगा, क्लियर, प्रेशर जो हमारे पास लगेगा वो लगेगा P1, क्लियर, यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर लगेगा P1, एंड सिमिलरली यहाँ से जो हमारे पास प्रेशर लगेगा दैट विल बी इन दी अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव प्रेशर होगा, क्लियर, P2 हमारे पास, एंड जो फ्लूइड मास हमारे पास वो ऐसे हमारे पास घूमेगा, क्लियर, वो हमारे पास ऐसे घूमेगा, क्लियर, वो हमारे पास ऐसे घूमेगा, एंड इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है, क्लियर, यू ऑल नो दैट हमारे पास सिंपली डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर, वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड ये यहाँ पे देयरफॉर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी, क्लियर, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी दैट विल बी, इसको मैं लिखूंगा टी को अगर मैं डेल्टा टी यहाँ पे लूँ, क्लियर, टी को अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, डेल्टा टी यहाँ पे लूँ, सो इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपली इट इज़ v1 डेल्टा टी, यहाँ पे क्लियर, इट इज़ v1 डेल्टा टी, या फिर यहाँ पे आप डेल्टा टी या फिर टी भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अच्छा, इस सेक्शन पे, क्लियर, इस सेक्शन पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास v2 यानी कि डिस्प्लेसमेंट v2 इंटू डेल्टा टी होगी, क्लियर, v2 इंटू डेल्टा टी हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट। सो इतना आप पहले बनाओगे, क्लियर, एंड ये आप साइड में रख सकते हो, क्लियर, ये आप साइड में रख सकते हो। इसको मैं रखूंगा साइड पे फिलहाल, क्लियर, आप भी इसको साइड पे रखिएगा। वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी वेलोसिटी अपॉन टाइम। इतनी डायग्राम आप बनाओगे, क्लियर, इतनी डायग्राम आप बनाओगे। नाउ देखिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वेट ऑफ फ्लूइड मास जो कि हमारे पास मूव कर रहा है, जो मैंने आपको वाइट में दिखाया है, जो हमारे पास मूव कर रहा है उसका वेट आप निकालोगे अलग अलग क्रॉस सेक्शन इस पर। नाउ देखिए इतना आपने बनाया। नाउ अब आप लिखोगे जो हमारे पास वर्क डन होता है इट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, यानी कि कितना वर्क डन हुआ, बेसिकली कितना वर्क डन हुआ इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में या फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, क्लियर। सो वर्क डन, क्लियर, अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे हम देखेंगे, क्लियर। वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी मैंने आपको लिखा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, क्लियर, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्लियर, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्लियर, वेलोसिटी इंटू टाइम। यहाँ ये इतना आप यहाँ पे रखिए, इसके नीचे आप लिखोगे, क्लियर, इसके नीचे। सो आप लिखोगे वर्क डन होगा हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो W1 यानी कि सेक्शन 1 पे हमारे पास, क्लियर, देखिए फोर्स, क्लियर, अगेन आप साइड में रखोगे, क्लियर, फोर्स हमारे पास होता है, क्लियर। अच्छा, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया, इसको भी आप साइड में लिख के रखोगे, क्लियर। सो आप बोलोगे जो फोर्स होगा दैट विल बी P1A1 यानी कि क्रॉस सेक्शन ए पे। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हमने निकाली दैट इज V1 इंटू डेल्टा टी, क्लियर, V1 इंटू डेल्टा टी, क्लियर, V1 इंटू डेल्टा टी। सो नाउ देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, जो हमारे पास देखिए जो हमारे पास वॉल्यूम होता है, क्लियर, जो हमारे पास वॉल्यूम होता है साइड में आप लिख के रखोगे, जो वॉल्यूम कैपिटल V हमारे पास होता है इट इज़ बेसिकली एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्लियर, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। देखिए कैसे, एरिया के डायमेंशन हमारे पास मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी के डायमेंशन हमारे पास मीटर पर सेकंड, टाइम के डायमेंशन हमारे पास सेकंड, क्लियर, आया ना। नाउ देखिए सेकंड और सेकंड गया, हमारे पास क्या निकला, मीटर क्यूब। देयरफॉर आप वेलोसिटी को वॉल्यूम को लिख सकते हो, दिस इज कैपिटल V, दिस इज वॉल्यूम। आप वॉल्यूम को लिख सकते हो, वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, क्लियर। सो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
A1 V1 डेल्टा टी की जगह मैं लिखूंगा P1, क्लियर, P1 इंटू वी यहाँ पे, P1 इंटू वी यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम जो हमारे पास है इट इज़ एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम। समझ में आया होगा। सिमिलरली W2 में निकालूंगा, क्लियर, W2 में निकालूंगा, यहाँ पे लिखना सिमिलरली W2 जो होगा दैट विल बी P2, क्लियर, बट नेगेटिव प्रेशर हमारे पास, सो दिस विल बी नेगेटिव। अच्छा, यहाँ से P2 इंटू A2, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना होगा P2 A2, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा S, कितना होगा S इस कंडीशन में वेलोसिटी V2 एंड डेल्टा T। अगेन क्या मैं लिख सकता हूँ किसको, इन तीनों को, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, क्लियर, एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर, वॉल्यूम के बराबर। सो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे -P2 एंड V। सो मैंने राइट डाउन किया -P2 इंटू वी, क्लियर, माइनस P2 इंटू वी, दिस इज इक्वेशन 1। इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 2, क्लियर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ आल्सो ये तो हमने की बात वेट की, क्लियर, ये तो हमने बात की वेट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेट हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वेट को निकालूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या फिर एनर्जी, अगर मैं वेट को निकालूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या फिर एनर्जी, सो वेट हमारे पास होता है किसके बराबर, mgh। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मैं लिख सकता हूँ वेट होगा mgh के बराबर, क्लियर, mgh के बराबर। नाउ देखिए अगेन डायग्राम पे आप आइए, क्लियर, अगेन डायग्राम पे आप आइए। जब हमने डायग्राम यहाँ पे बनाई, हमने एक क्रॉस सेक्शन लिया, सो यहाँ से बेसिकली हम लेते हैं डेटम इसका, यानी कि डेटम या फिर रेफरेंस लाइन, इसको हम बोलते हैं डेटम या फिर रेफरेंस लाइन, क्लियर, डेटम या फिर रेफरेंस लाइन। नाउ देखिए बेसिकली चीज़ें क्या है यहाँ पे क्या चीज़ है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, ये यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट होगा। लेट ये जो सेंटर पॉइंट है कितनी दूरी पे है डेटम से, इसको बोलोगे आप दिस इज डेटम लाइन या फिर रेफरेंस लाइन, क्लियर, डेटम लाइन या फिर रेफरेंस लाइन आप इसको बोल सकते हो, या फिर ओरिजिन। सो लेट यहाँ से कितनी हाइट है h1, सिमिलरली यहाँ से इसके सेंटर तक हाइट होगी कितनी, ये होगी h2, कितनी होगी h2, क्लियर। अच्छा ये बोलिए ये डिफरेंस कितनी होगी, क्लियर, ये हमारे पास होगी देयरफॉर दिस विल बी h2 माइनस h1, क्लियर, इतनी हमारे पास होगी h2 माइनस h1, क्लियर, h2 माइनस h1। सो अगर हम डेटम जो है वो नीचे से ले रहे हैं, देयरफॉर हम क्या यहाँ पे करेंगे, जो इस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन आएगी वेट की, क्लियर, इक्वेशन आएगी वेट की या फिर जी के टर्म्स में, वो हम नेगेटिव में लेंगे। सो आई कैन राइट इट एज -mg, क्लियर, जी हमारे पास नेगेटिव बन रहा है, क्लियर, -mg इंटू एच, एंड एच अगर मैं टोटल निकालूं वो हमारे पास होगा h2 माइनस h1, क्लियर, ये हमारे पास होगा h, एंड ये कितना होगा, दिस विल बी नेट h, ये होगा h2 माइनस h1। समझ में आ रहा होगा, क्लियर, समझ में आ रहा होगा, क्लियर। सो ये हमारे पास निकली इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशंस को आपको यूज करना है। सो पहली 2 इक्वेशंस जो हैं इट इज सिंपली वेट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, यानी कि फ्लूइड मास का डिस्प्लेसमेंट। जो तीसरी इक्वेशन हमारे पास है इट इज सिंपली वेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर या फिर एनर्जी, क्लियर। सो लीजिए इन इक्वेशंस को बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपली हमारे पास वर्क होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, क्लियर। सो आप लिखोगे टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा W1 प्लस W2 एंड दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ बोलिए W1 कितना, इट इज P1V, अच्छा W2 कितना माइनस P2V, W3 कितना माइनस रो VG। देखिए रो VG कहाँ से आया आपको बताते हैं, इंटू h2 माइनस h1, क्लियर, इंटू h2 माइनस h1। देखिए ये जो इक्वेशन है इसको आप 3 मत लिखिए, आप इस इक्वेशन को 3 लिखेंगे। -m, देखिए -m नहीं, m को मैं हटाऊंगा, वेट ए सेकंड, देखिए हमारे पास, अच्छा साइड में यहीं पे आप लिखोगे, साइड में आप यहीं पे लिखोगे, हमारे पास इक्वेशन होती है डेंसिटी की, डेंसिटी हमारे पास होती है मैस इंटू वॉल्यूम। अगर मैं मैस को निकालूं, मैस को मैं क्या लिखूंगा, मैस को मैं लिखूंगा रो इंटू वी। सो मैस की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे रो VG। समझ में आया होगा, मैस की जगह मैंने यहाँ पे रो VG लिखा, h2 माइनस h1, इसको आप नाम देंगे इक्वेशन 3, क्लियर, यही आपकी इक्वेशन 3 होगी, इसी का यूज़ आप करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे माइनस रो VG h2 माइनस h1, क्लियर, h2 माइनस h1 एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है 1/2 ऑफ mv स्क्वायर एंड
एम कितना हमारे पास, रो इंटू वी, अभी दिखाया ना एम, देखिए साइड में लिख के रखिए, एम हमारे पास होता है रो इंटू वी, क्लियर। सो रो वी वी, रो इंटू वी, अच्छा साथ ही में 1/2 ऑफ रो वी स्क्वायर, अच्छा रो वी, वी कितना हमारे पास होगा, V2 माइनस V1, क्लियर, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर, क्लियर, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। इतनी आपके पास इक्वेशन आई, क्लियर, इतनी आपके पास इक्वेशन आई। फिलहाल देखिए पहले हमने क्या किया, गौर से देखिए, पहले W1 निकाला, फिर W2 निकाला, लेट मी चेंज द कलर, फिर पहले W1 निकाला, फिर W2, फिर हमने W3 यहाँ पे निकाला, क्लियर। एंड इसको साइड में रखिएगा, एम हमारे पास होता है रो इंटू वी, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ की, एंड फिलहाल यहाँ तक हम आ गए हैं, क्लियर, यहाँ तक हम आ गए हैं। नाउ देखिए अब मैं क्या लिखूँगा, अब हम लिखेंगे दिस इज P1V माइनस P2V, क्लियर, P1V माइनस P2V, अच्छा इसको अलग करिए, दिस विल बी माइनस रो VGH2 माइनस रो VGH1, दिस विल बी इक्वल टू, क्लियर, किसके बराबर होगी, 1/2 ऑफ, क्लियर, 1/2 ऑफ रो वी, क्लियर, 1/2 ऑफ रो वी। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा बनेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्लियर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्लियर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर आप गौर से देखोगे इन दोनों इक्वेशंस में, दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट साइड में हमारे पास v कॉमन है, क्लियर, यहाँ पे v, यहाँ पे v, यहाँ पे v, सो v को आप बाहर निकालिए यहाँ से कॉमन, सो दिस विल बी P1 माइनस यहाँ पे P2 माइनस यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, रो g इंटू H2 माइनस यहाँ पे रो जी H1, क्लियर, माइनस यहाँ से रो जी, अच्छा माइनस नहीं, क्योंकि माइनस एंड माइनस हमारा प्लस बनेगा, यहाँ पे इसको प्लस बनाइएगा, क्लियर, माइनस एंड माइनस हमारा क्या बनेगा, प्लस बनेगा, इसको प्लस बनाइएगा, सो दिस विल बी प्लस, क्लियर, रो जी H1 हमारा प्लस होगा, ध्यान से देखिए, क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा v को अगर मैं कॉमन निकालूं, क्लियर, v को अगर मैं कॉमन निकालूं, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 ऑफ, क्लियर, 1/2 ऑफ, क्लियर, 1/2 ऑफ, अच्छा ये जो V2 माइनस V1 है इनको आप स्मॉल लिखेंगे, क्लियर, क्योंकि ये है वेलोसिटीज हमारे पास, क्लियर, ये हमारे पास हैं वेलोसिटीज, इनको आप स्मॉल लिखिएगा, क्लियर, इनको आप स्मॉल लिखिएगा। एंड ये जो V बाहर हमने निकाला, दिस इज वॉल्यूम, ये हमारे पास वॉल्यूम, क्लियर, सो 1/2 ऑफ, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ, क्लियर, रो V1 स्क्वायर, क्लियर, V1 स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा, क्लियर, 1/2 ऑफ रो V2 स्क्वायर, स्मॉल v क्या, वेलोसिटी, कैपिटल V क्या, वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम और वॉल्यूम गया, ये v और ये v गया, आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा सिंपली इधर P1 माइनस P2 माइनस यहाँ से रो जी H2 प्लस यहाँ से रो जी H1, दिस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रो V2 स्क्वायर, क्लियर, V2 स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास माइनस 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर। नाउ 1 वाली टर्म्स को अलग करिए एंड 2 वाली टर्म्स को अलग करिए, क्लियर, सो यहाँ से देखिए P1 को यहीं पे रखिए, अच्छा यहाँ से आप किसको लाइए, इसको लाइए इधर, क्लियर, इसको लाइए इधर, सो ये क्या बनेगा इधर प्लस, ये बनेगा प्लस 1/2 ऑफ रो स्मॉल V1 स्क्वायर, क्लियर, अच्छा रो जी H1 को यहीं पे रखिए, दिस विल बी रो जी H1, अच्छा इस साइड किसको आपको लेना है, माइनस P2 को इधर ले जाइए, माइनस रो जी H2 को इधर ले जाइए, क्लियर, माइनस रो जी H2 को इधर ले जाइए, सो इस साइड में हमारे पास क्या बनेगा, इस साइड में हमारे पास बनेगा, जब माइनस P2 इधर आएगा ये बनेगा प्लस, फिर ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है 1/2 ऑफ रो स्मॉल V2 स्क्वायर, अच्छा प्लस क्या बनेगा, माइनस रो जी H2 जब इधर आएगा ये बनेगा प्लस रो जी H2, आपकी बर्नौली इक्वेशन निकल के आई। सो आप लिख सकते हो इसको ऐसे P प्लस 1/2 ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो प्रूव हो गया आपकी बर्नौली थ्योरम, क्लियर, P प्लस 1/2 ऑफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड देखिए कौन सी इक्वेशन है, प्रेशर फॉर्म वाली इक्वेशन हमने डिराइव करके दी, प्रेशर फॉर्म वाली इक्वेशन डिराइव करके दी, यहाँ से देखिए ये इक्वेशन प्रेशर फॉर्म वाली,
ये इक्वेशन हमने डिराइव करके दी। क्लियर, ये इक्वेशन हमने डिराइव करके दी। सो इतने का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लोगे एंड अपने नोट्स बनाते जाओगे। क्लियर, पहले इतना हमने लिखा कॉन्सिडर, फिर हमने डायग्राम बनाई, डायग्राम बिल्कुल आपके सामने है। फिर हमने यहाँ से ये सारा डेटा लिखा। क्लियर, पहले W1 को निकाला, फिर W2 को निकाला, फिर यहाँ से क्या किया, W2 को जब निकाला फिर W3 को भी निकाला। क्लियर, W3 को निकाला, यहाँ से इसको लिखिए W3। क्लियर, दिस इज W3। क्लियर, फिर जब W3 निकाला फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की। फिर जब वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई की सो इतनी चीज़ें हमारे पास निकल के आई। फिर हमने 1 और 2 टर्म्स को अलग अलग लिया। फिर यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आई। नाउ स्टोक्स लॉ। क्लियर, स्टोक्स लॉ देखिए, स्टोक्स लॉ क्या कहता है, सिंपली अगेन इसके ऊपर डेरिवेशन पूछी जाती है। इट स्टेट्स दैट बैकवर्ड ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r मूविंग विद अ वेलोसिटी v थ्रू अ विस्कस मीडियम इज गिवन बाय, फॉर एग्जांपल ऊपर से नीचे। क्लियर, ऊपर से नीचे कोई बॉडी आ रही है या फिर रेन ड्रॉप वगैरह आ रहा है। क्लियर, रेन ड्रॉप जब आएगा तो नीचे क्या होगा, ईयर यहाँ पे इसको रेजिस्ट करना चाहेगा, इसका मोशन रेजिस्ट करना चाहेगा। क्लियर, ईयर इसका जो मोशन है वो रेजिस्ट करना चाहेगा। एंड लेट ये जो रेन ड्रॉप है ये मूव कर रहा है विथ स्मॉल वेलोसिटी वी। क्लियर, स्मॉल वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। क्लियर, सो इसके ऊपर बेसिकली ये जो यहाँ पे रेन ड्रॉप है ये यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाएगा एंड उस फोर्स को हम बोलते हैं एफ ड्रैग, या फिर उसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स भी। क्लियर, सो यहाँ पे जो एफ लगेगा हमारे पास दिस विल बी विस्कस फोर्स, या फिर इसी को हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर, यानी कि जब भी आप ऊपर से नीचे कोई भी पार्टिकल क्या करो, ड्रॉप करो। फॉर एग्जांपल आपने रेन ड्रॉप को देखा। क्लियर, रेन ड्रॉप आता है नीचे नीचे नीचे। क्लियर, सो जितना नीचे इनिशियली इसकी वेलोसिटी हाई होगी, जितना नीचे नीचे आएगा रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी ईयर के कारण। क्लियर, सो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक अपवर्ड विस्कस फोर्स लगेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टोक ने क्या बोला, लिखते जाइए आप, इतना आप लिखोगे फिर आप डेरिवेशन यहीं से करोगे। पहला इसने बोला ऐसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू, इतना आप लिखोगे फिर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्टोक, अकॉर्डिंग टू स्टोक। क्लियर, पहला जो फोर्स हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसने बोला जो फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऐसे लिखिए आप, जो फोर्स होगा या फिर विस्कस फोर्स दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी कि एफ जो हमारे पास होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसने बोला जो फोर्स होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ बॉडी, रेडियस ऑफ बॉडी। क्लियर, अच्छा इसका मतलब जो फोर्स होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर। तीसरा चीज़ इसने बोला जो फोर्स होगा हमारे पास विस्कस फोर्स दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि किस वेलोसिटी से रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है। क्लियर, रेन ड्रॉप नीचे आ रहा है, एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल वी। सो इतनी चीज़ें किसने बोली, इतनी चीज़ें भाई साहब स्टोक्स ने बोली। क्लियर, एफ जो होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी नीटा, एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी। क्लियर, नाउ अब आप लिखोगे, अब आप इसके नीचे जाएंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर जो फोर्स होगा दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू नीटा आर वी। यहाँ पे क्लियर, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर वी एंड इसके ऊपर यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यूज कुछ चढ़ाइए, यानी कि पावर्स पी क्यू आर, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको हम लिखेंगे फोर्स जो होगा दिस विल बी इक्वल टू कांस्टेंट के, क्लियर कांस्टेंट के नीटा पावर पी आर पावर क्यू वेलोसिटी पावर आर यहाँ पे। क्लियर, इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन ए। क्लियर, इक्वेशन ए। नाउ डायमेंशन एनालिसिस आपने सीखा है। क्लियर, सो आपको क्या करना है, डायमेंशनल होमोजेनिटी लेनी है। सो आप लिखोगे हमारे पास M1 L1 T-2। क्लियर, दिस विल बी इक्वल टू, फिलहाल आप के को हटाइए यहाँ से क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर, फिलहाल इसको हटाइए, दिस विल बी इक्वल टू नीटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन मैंने आपको बोले M1 L1 L-1 T-1 पावर क्या होगा P, अच्छा इनटू R हमारे पास रेडियस यानी कि लेंथ, पावर क्या होगा पावर Q, अच्छा V हमारे पास वेलोसिटी यानी कि LT-1 पावर हमारे पास R यहाँ पे। क्लियर, पावर हमारे पास R यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये बनेगा MP L माइनस P T माइनस P, समझ में आ रहा होगा। क्लियर, इनटू क्या बनेगा
एल क्यू इंटू क्या बनेगा एल आर टी माइनस आर। क्लियर। सो अलग अलग करिए। क्लियर। सो अलग अलग करिए, ये हमारा क्या बनेगा m का पावर p। अच्छा l देखिए कितनी बार है 3 बार। अच्छा l के पावर्स माइनस p, अच्छा प्लस q एंड प्लस r दिख रहा होगा आपको। क्लियर। l l l नाउ t के पावर 2 बार हैं। क्लियर। t पावर माइनस p माइनस r यहाँ पे। क्लियर। माइनस r यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस 2। क्लियर। m1 l1 t माइनस 2। सो कंपेयर करिए। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग, अगर आपको याद होगा पहला चैप्टर, कंपेयरिंग करिए देयरफॉर m और m को आपको कंपेयर करना है, आपको लाइक करना है। m और m आपको क्या करना है, आपको l और l को कंपेयर करना है। फिर आपको यहाँ से t, वेट ए सेकंड लेट मी चेंज द कलर, फिर आपको t और t को कंपेयर करना है। करिए। सो आप लिखोगे यहाँ से जो p होगा दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि m का पावर p दिस विल बी इक्वल टू 1। क्लियर। यानी कि पावर्स को बेसिकली आपको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग पावर्स। यहाँ पे लिखिए कंपेयरिंग पावर्स। देन आप क्या करोगे, इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 1। देन आप लिखोगे माइनस p प्लस q प्लस r दिस विल बी इक्वल टू 1 आल्सो। l और l देखिए, फिर माइनस p माइनस r दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2। ये आई इक्वेशन 2, ये आई हमारे पास इक्वेशन 3। क्लियर। इक्वेशन 3। सो p हमें ऑलरेडी पता चला यहाँ पे। क्लियर। p हमें पता चला। नाउ पुटिंग 1, क्लियर 1 को पुट करिए p इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में, क्या आपका r निकलेगा, क्लियर निकलेगा। सो आप लिखोगे पुटिंग, यू विल राइट पुटिंग 1 इन 3। क्लियर। यानी कि इक्वेशन 1 का वैल्यू 3 में डालिए। सो आप लिखोगे माइनस p की जगह क्या है हमारे पास माइनस 1 है, p का वैल्यू 1, सो बट यहाँ पे माइनस साइन, सो माइनस 1 माइनस r दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2। सो यहाँ से हमारे पास माइनस r क्लियर किसके बराबर बनेगा, जब 1 उधर जाएगा माइनस 1, ये बनेगा प्लस 1। सो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा माइनस 1। सो माइनस और माइनस कैंसिल, r हमारा 1 निकलेगा। इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 4। क्लियर। r हमारा निकला 1। नाउ देखिए इक्वेशन 2 को आप देखिए p q r। सो p भी हमें पता चला, r भी हमें पता चला, इजीली अब p निकल के आएगा। क्लियर। सो अब आप लिखोगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, नाम दीजिए इक्वेशन 2। क्लियर। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, माइनस p प्लस q प्लस r, माइनस p प्लस q प्लस r। क्लियर। माइनस p प्लस q प्लस r दिस इज इक्वल टू 1। नाउ इसमें डालिए p का वैल्यू r का वैल्यू, आपके पास क्या आएगा, आपके पास सिंपली यहाँ पे इक्वेशन आएगी। सो दिस इज माइनस 1 प्लस q प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1। जल्दी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि डायमेंशंस ऑलरेडी हमने अच्छे से किए हैं। सो आपका क्या होगा यहाँ पे, जब ये माइनस 1 उधर जाएगा या फिर यहीं पे ख़त्म करिए माइनस 1 और प्लस 1, आपका क्यू भी निकल के आएगा 1 के बराबर। सो इस इक्वेशन को आप नाम दोगे 5। क्लियर। सो अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन ए को ऑलरेडी मैंने नाम दिया है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए एफ इज इक्वल टू के नीटा रेस्ट पावर पी आर रेस्ट पावर क्यू वी रेस्ट पावर आर। नाउ पी क्यू आर का वैल्यू डालिए, आपके पास इक्वेशन निकल के आएगी। सो अब आप लिखोगे यहाँ पे एफ जो होगा दिस इज के, यहाँ से नीटा, फिर हमारे पास आर, फिर हमारे पास वी। अच्छा इसका वैल्यू भी हमारे पास 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया। देखिए Q1, देखिए Q1 P1 R1 सभी 1 आए। सो बेसिकली जो हमारे पास K का वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटली इट इज़ इक्वल टू 6 पाई। सो दिस इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, यही आपको डिराइव करना था। क्लियर। एफ इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। क्लियर। एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो K का वैल्यू हम लैब में फाइंड करते हैं 6 पाई, यानी कि एक्सपेरिमेंटली। सो ये आपने प्रूव करके दिया। इसको आप 2 बार भी देख सकते हो। क्लियर। 2 बार भी देखिए, 3 बार देखिए, जितना आपका मन करेगा, जब तक ना क्लियर हो जाए। सो ये हमारे पास है स्टोक्स लॉ, 5 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। क्लियर। स्टोक्स लॉ क्या है एंड डेरिवेशन, वेरी वेरी इजी। नाउ आगे हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, लास्ट टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का, टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ देखिए टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। क्लियर। यानी कि जो हमने सीखा यहाँ पे स्टोक्स लॉ, इसी के आधार पे। देखिए व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू ए विस्कस मीडियम, यानी कि स्फेरिकल बॉडी आ रही है, देखिए नीचे क्या होगा पानी वगैरह। क्लियर। या फिर
ईयर वगैरह, क्लियर। सो यहाँ से ईयर होगा, इसके ऊपर ईयर रेजिस्टेंस लगेगी, क्लियर, यानी कि विस्कस मीडियम में, यानी कि जिसकी विस्कोसिटी हमारे पास कुछ है नीटा यहाँ पे, क्लियर। सो जब ये बॉडी आ रही है, चाहे पानी में है या फिर ईयर में है, जब ये नीचे की ओर आएगी, सो यू नो दैट नीचे की ओर इसका वेट लग रहा है, क्लियर। सो होगा क्या, इसके ऊपर एक तो बायोंट फोर्स लगेगा, साथ ही में इसके ऊपर एफ वी लगेगा, यानी कि विस्कस फोर्स, क्लियर। एफ बी और एफ वी ऊपर की ओर लगेगा, क्लियर। ये बेसिकली किसने बोला, ये बेसिकली क्योंकि एफ वी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एफ बी का कॉन्सेप्ट बायोन्सी में, क्लियर, आर्चिमिडीज ने, बट एफ वी का कॉन्सेप्ट किसने, स्टोक्स ने। एंड टर्मिनल वेलोसिटी से हम कंबाइन इनका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी, व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू ए विस्कस मीडियम इट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस इनिशियली, जितना ये नीचे आएगी इनिशियली वेलोसिटी हाई होगी, बट जितना ये नीचे आएगी यहाँ पे जो इसके ऊपर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि टिल द विस्कस ड्रैग प्लस अपवर्ड थ्रस्ट बिकम इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, जब तक ना एफ बी प्लस एफ वी, क्लियर, एफ बी प्लस एफ वी, सो इसके अकॉर्डिंग जब तक ना एफ बी प्लस एफ वी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू के बराबर, आफ्टर दैट जो बॉडी होगी वो अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा, उसके बाद एक टाइम पे जब एफ वी प्लस एफ बी किसके बराबर होगा, वेट के बराबर, यानी कि ये दो फोर्स इस फोर्स के बराबर, तब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, एंड इसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वी टी, क्लियर। एंड यही आपको निकालनी है, क्लियर। आफ्टर दैट बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। सो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जितनी बॉडी नीचे आ रही है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, एंड एक टाइम पे अब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एंड इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, क्लियर। नाउ लिखिए लेट, यहाँ पे लिखिए लेट सिग्मा इज, क्लियर, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ मीडियम, देन इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 1, या फिर दिस इज स्टेटमेंट, इसको आप छोड़िए, दिस इज स्टेटमेंट। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ मीडियम एंड रो बी डेंसिटी ऑफ बॉडी, यानी कि जो बॉडी नीचे आ रही है उसकी डेंसिटी रो है हमारे पास। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर जो बायोंट फोर्स प्लस अपवर्ड ड्रैग है दैट इज इक्वल टू वेट, एंड बेसिकली जो बायोंट फोर्स हमारे पास होता है दैट इज सिंपली बॉडी का रो जी वी, क्लियर, इनकी डेंसिटी इंटू जी इंटू वी। सो यहाँ पे डेंसिटी बॉडी की कितनी, इट इज सिग्मा, इट इज जी इंटू वी, क्लियर, सिग्मा जी वी। अच्छा ड्रैग, अच्छा दिस इज बायोंट, एंड यहाँ पे ड्रैग नहीं, दिस इज विस्कस, क्योंकि बायोंट फोर्स है ड्रैग फोर्स, दिस इज विस्कस। यहाँ पे एफ वी ऊपर क्या मैंने लिखा, हाँ बिल्कुल ठीक। सो यहाँ पे एफ बी एफ वी, क्लियर, एफ बी एफ वी। सो एफ वी बोलिए अभी निकाला 6 पाई नीटा आर वी, स्मॉल वी इज वेलोसिटी, एंड वेट कितना होता है, रो जी वी बॉडी का, क्लियर, वेट होता है रो जी वी। सो अगर आप यहाँ से लिखोगे 6 पाई नीटा आर वी, क्योंकि आपको स्मॉल वी निकालना है दैट इज वेलोसिटी, सो ये हमारा बनेगा रो जी कैपिटल वी माइनस सिग्मा जी वी, क्लियर, माइनस सिग्मा जी वी, क्लियर। सो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे v कॉमन है दैट इज वॉल्यूम, यहाँ से हमारा रो जी माइनस सिग्मा जी, क्लियर, रो जी माइनस सिग्मा जी, क्लियर, रो जी माइनस सिग्मा जी, या फिर अगर आप इसमें जी भी कॉमन निकालो, चलिए जी भी कॉमन निकालते हैं, ऐसे आप लिखोगे रो माइनस सिग्मा, बाहर कॉमन रखिए जी, क्लियर, बाहर कॉमन रखिए जी। सो नाउ देखिए वॉल्यूम, अगर स्फेरिकल बॉडी है वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ऊपर ही हम बोल रहे हैं स्फेरिकल बॉडी, क्लियर, स्फेरिकल बॉडी, देयरफॉर वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर इंटू हमारे पास सिग्मा माइनस रो इंटू जी, अच्छा इंटू जी डिवाइड बाय हम v को निकाल रहे हैं, बाकी सब किधर आएगा, बाकी सब नीचे आएगा, 6 पाई नीटा और r नीचे आएगा, देखिए होगा क्या यहाँ पे, यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकलेगी, इसको हम बोलेंगे vt, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ देखिए हमारे पास 4 3 नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई, 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6 3 आर 18, सो ये बनेगा 4/18। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आप इसको लिख सकते हो 2 2 4 2 9 18, यानी कि 2/9, समझ में आया होगा। एंड साथ ही में होगा क्या, ऊपर है आर क्यूब, नीचे है आर, एक यहाँ से आर गया, यहाँ से ऊपर बचेगा आर स्क्वायर, सो आई विल राइट इट एज दिस इज 2/9, क्लियर, 2/9। फिर अच्छा पाई और पाई भी जाएगा, क्लियर, क्योंकि नीचे भी पाई ऊपर भी पाई, ये भी जाएगा, पाई और पाई गया, हमारे पास ऊपर क्या बचा, आर स्क्वायर, 2/9 आर स्क्वायर इंटू रो माइनस सिग्मा
इनटू यहाँ पे जी डिवाइड बाई नीटा, यही हमारे पास होती है टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन, आपके बोर्ड में पूछी जाती है। क्लियर, ये हमारे पास होती है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन। समझ में आया होगा। क्लियर, सिंपल है। बस आपको क्या करना है, आपको बायोंड फोर्स प्लस विस्कस फोर्स लेना है इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर, ये हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि इस वेलोसिटी पे जब विस्कस फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स इक्वल होगा वेट ऑफ द बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल करेगी, एंड इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो आप लिखोगे। क्लियर, लिखा होगा आपने। नाउ आते हैं हम पार्ट 3 यानी कि हीट एंड कैलोरीमेट्री के ऊपर। जल्द ही मैं इसको आधे घंटे में फिनिश करूंगा। क्लियर, हीट एंड कैलोरीमेट्री। देखिए, हीट सिंपली हमारे पास क्या होती है, हीट इज सिंपली फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी ओवर द अदर जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है। जब हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, तभी हमारे पास हीट का फ्लो होता है। क्लियर, जब टेम्परेचर डिफरेंस ऑकर करेगी तभी तो हीट होगी। क्लियर, तभी तो हीट फ्लो करेगी। क्लियर, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं, एक का टेम्परेचर है T1, दूसरे का टेम्परेचर T2। क्लियर, सो हीट कब फ्लो करेगी, फॉर एग्जांपल अगर T1 ज़्यादा है T2 से, सो हीट यहाँ से इधर की ओर जाएगी। क्लियर, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट हमारी फ्लो करती है। एंड हीट का SI यूनिट जो होता है इट इज़ जूल, प्रैक्टिकल यूनिट जो हमारे पास होता है इट इज़ कैलोरी। क्लियर, इट इज़ कैलोरी। एंड अगर आप एक कैलोरी को याद रखना चाहो आप रख सकते हो सिंपली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर लूँगा, कितना वाटर मैंने लिया, 1 ग्राम। क्लियर, 1 ग्राम लिया। क्लियर, सो मेरे पास कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा, क्लियर, कितना टेम्परेचर रिक्वायर होगा ताकि मैं 1 ग्राम ऑफ वाटर को क्या करूं, वाटर को फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस पे लाऊं। क्लियर, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि इसका टेम्परेचर यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कितनी रिक्वायर होगी ताकि इसका टेम्परेचर 14.5 से कितना चला जाए, 15.5। याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट इज यहाँ पे टेम्परेचर के हमारे पास अलग अलग स्केल्स होती हैं, इनको आप याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए हमारे पास टेम्परेचर इट इज़ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, यानी कि कोई बॉडी कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। नाउ देखिए हमारे पास अलग अलग स्केल्स हैं, 4 स्केल्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। पहले सेल्सियस वाली, फिर फ़ारेनहाइट, फिर र्यूमर एंड केल्विन। क्लियर, एंड केल्विन। नाउ देखिए लोअर वैल्यू की अगर हम बात करें, डिग्री सेल्सियस में जो लोअर वैल्यू होता है इट इज़ 0 डिग्री, अपर वैल्यू जो होता है हमारे पास फिक्सड स्केल पे इट इज़ 100। अच्छा, फ़ारेनहाइट में 32, अच्छा यहाँ पे 212, यानी कि आप बोल सकते हो 0 डिग्री हमारे पास होता है इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होता है इक्वल टू 273 केल्विन। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है हमारे पास 212 फ़ारेनहाइट, या फिर 80 र्यूमर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस यू ऑल नो दैट कितना होता है 300 केल्विन। क्लियर, 300 केल्विन। एंड यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल के आती है। अगर आप इसको निकालना चाहो पहले आप इसको लिखिए। ये हमारे पास होते हैं स्केल्स, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। क्लियर, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, यानी कि आज से आप याद रखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है किसके बराबर, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर, ये होता है 0 र्यूमर के बराबर, एंड ये होता है 273 केल्विन के बराबर। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी इसमें 100 वगैरह से आप लगा सकते हो। क्लियर, नाउ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स। देखिए रिलेशनशिप को हम कैसे निकालते हैं, सिंपल सी रिलेशनशिप है यहाँ पे, इट इज़ सिंपली TC। क्लियर, अगर हमें कोई भी टेम्परेचर यानी कि मैं लिखूंगा TC हमारे पास होगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन सेल्सियस, यानी कि TC मैं लिखूंगा। क्लियर, माइनस यहाँ पे, अच्छा माइनस यहाँ पे देखिए जो लोअर लिमिट है, क्लियर, लोअर लिमिट हमारे पास वो कितनी है 0 डिग्री, सो TC माइनस 0 डिवाइड बाय, अच्छा अपर लिमिट कितनी 100 माइनस लोअर लिमिट कितनी 0। क्लियर, इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू TF, लेट TF विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट्स। क्लियर, ये फ़ारेनहाइट्स में, अच्छा माइनस लोअर लिमिट कितनी 32। क्लियर, माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, यानी कि सिंपली आपको रिलेशन लिखनी है टेम्परेचर माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप याद रखेंगे। क्लियर, अगर आपको रिलेशन निकालनी होगी। क्लियर, अगर आपको रिलेशन निकालनी होगी, नीट में पूछा जाता है, मे बी आपके बोर्ड में भी पूछा जाए क्योंकि सिलेबस में रखा हुआ है। क्लियर, सो 32 अपॉन नीचे फ़ारेनहाइट में अपर लिमिट 212, क्लियर 212 माइनस 32, दिस विल बी इक्वल टू TR यानी कि र्यूमर, अब लोअर लिमिट 0। क्लियर, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 80, सो दिस विल बी 80 माइनस 0, दिस विल बी इक्वल टू, क्लियर, केल्विन्स में TK
अच्छा, लोअर लिमिट हमारी 273, अपर लिमिट 373। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 273 डिवाइड बाई, आप इसको 273.15 भी ले सकते हो, अपर लिमिट यहाँ पे 373 माइनस 273, यहाँ से हमारे पास रिलेशन आती है। एंड रिलेशन क्या आती है, सिंपली आप याद रखोगे, अब रिलेशन आती है जब इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारे पास रिलेशन आती है TC/5। क्लियर, डायरेक्ट आप याद रखोगे, दिस विल बी इक्वल टू TF माइनस 32/9। क्लियर, दिस इज इक्वल टू TR/4, दिस इज इक्वल टू TK। क्लियर, TK माइनस 273/5। ये हमारे पास होती है रिलेशन। मे भी आपसे पूछी जाए, मे भी आपसे सिंपल न्यूमेरिकल दिया जाए। सो अगर आपको बोलेगा रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ये रिलेशन का आप यूज़ करोगे, आप लिखोगे TC/5 इज इक्वल टू TF माइनस 32/9। अगर आपको बोलेगा रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, आप बोलोगे TC/5 हमारे पास होता है TK माइनस 273/5। अगर आपको ये केल्विन देगा टेम्परेचर वाला, आप डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो। समझ में आया होगा। क्लियर, यानी कि आप किसी भी दो इक्वेशंस को इक्वल ले सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होता है, सिंपली थर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर के कारण एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी की फॉर एग्जांपल लेंथ बढ़ गई, क्लियर, या फिर इसकी ब्रेडथ बढ़ गई, या फिर इसका वॉल्यूम बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, किसके कारण, टेम्परेचर चेंज करने के कारण। क्लियर, यानी या फिर टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। सो इसको हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, जब टेम्परेचर बढ़ता है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज होती है, यानी कि लेंथ भी इंक्रीज होती है, एरिया भी इंक्रीज होती है एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। किन में, सॉलिड्स में। फ्लूइड्स की अगर मैं बात करूं, फ्लूइड्स में सिर्फ आपको चेंज दिखेगा किसमें, वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगी इनमें, फ्लूइड्स में, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण। नाउ देखिए, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स बेसिकली 3 टाइप का होता है। क्लियर, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब अगर लेंथ बढ़ गई, एरिया एक्सपेंशन मतलब अगर एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स, आपके एग्जाम में इनको पूछा गया है JK बोर्ड्स में। बोलिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है। क्लियर, सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज नथिंग बट इट इज सिंपली, इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। देखिए डेफिनेशन, it is defined as the increase in length. Clear, so it is simply increase in length per unit original length per degree rise in temperature। ऐसे आप लिखोगे increase in length divided by original length into rise in temperature, ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्लियर, ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी कि अल्फा हमारे पास होता है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा L, नीचे हमारे पास ओरिजिनल लेंथ L इंटू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T। सो ये आपके पास इक्वेशन है अल्फा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सिमिलरली एरिया एक्सपेंशन, अगर एरिया चेंज हो गया, क्लियर, इट इज सिंपली डिनोटेड बाय बीटा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया पर यूनिट ओरिजिनल सरफेस एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। सो इट इज सिंपली इंक्रीज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर। क्लियर, सो आप लिखोगे जो बीटा हमारा है, इट इज सिंपली यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा A चेंज इन एरिया डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इसको हम गामा से डिनोट करते हैं। क्लियर, दिस विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन हाइट, यानी कि अब मैं फॉर्मूला ही लिखूंगा, आप खुद लिखोगे जो इक्वेशन है। क्लियर, सो डेल्टा V/V डेल्टा T हमारे पास क्या होगा, गामा। क्लियर, ये हमारे पास होगा गामा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिस इज अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर एरिया एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा। नाउ इनके बीच रिलेशन, अगर आपसे रिलेशन भी पूछी जाए नीट वगैरह में, सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर। क्लियर, अल्फा हमारे पास होता है इक्वल टू बीटा/2, दिस इज इक्वल टू गामा/3। क्लियर, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको इक्वालिटी वाली रिलेशनशिप दिखाई टेम्परेचर्स में, अगर आपको पूछे रिलेशन बताओ अल्फा एंड गामा के बीच, आप बोलोगे अल्फा होता है गामा/3 और आप बोलोगे गामा होता है 3 टाइम्स अल्फा।
क्लियर। गामा होता है 3 टाइम्स अल्फा। आपको बोलेगा अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन बताओ, आप बोलोगे बीटा होता है 2 इधर जाएगा, बीटा होता है 2 टाइम्स अल्फा, ऐसे आप रिलेशन निकालोगे। समझ में आया होगा एंड ये भी आपको समझ में आई होगी। क्लियर। यहाँ से अगर कोई दो फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट एंड र्यूमर के बीच, आप इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे, जिन दो को पूछेगा आप उन्हीं दो को इक्वेट करोगे। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर। स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए सिंपली स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर है ताकि आप रेज कर पाओ टेम्परेचर किसका? यूनिट मास का। यानी कि अगर आपके पास मास है 1 यूनिट, क्लियर 1 यूनिट ऑफ द सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज डिनोटेड बाय एस, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। इट इज सिंपली डेल्टा क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यानी कि एम हमें बेसिकली यूनिट मास लेना है, अच्छा, इनटू यहाँ पे डेल्टा टी। सो ये हमारे पास होती है किसकी इक्वेशन? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। क्लियर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर इसका ऐसा यूनिट आप निकालोगे, क्लियर, ऐसा यूनिट होता है इसका, देखिए ऊपर हीट यानी कि जूल, नीचे मास यानी कि केजी, अच्छा, इनटू टी यानी कि टेम्परेचर यानी कि केल्विन, यानी कि जूल पर केजी पर जूल पर केजी केल्विन, और आप इसको लिख सकते हो जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर। जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। समझ में आया होगा। क्लियर। समझ में आया होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है इट इज सिंपली कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यानी कि डेल्टा क्यू का यूनिट जो है, डेल्टा क्यू इज सिंपली जूल, अच्छा, मास का केजी, टी का केल्विन। क्लियर। बट प्रैक्टिकल में कैलोरी पर ग्राम केल्विन। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप याद रखेंगे, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्लियर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? क्लियर। सो इट इज़ बेसिकली, अगर मैं जूल के टर्म्स में देखूँ, इट इज़ 4200, क्लियर, 4200 जूल पर केजी, क्लियर, केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। क्लियर। जूल पर केजी केल्विन। या फिर यही हमारे पास होती है प्रैक्टिकल यूनिट 1 कैलोरी, क्लियर, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ये आप याद रखेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। नाउ वाटर को हम यूज़ करते हैं कूलेंट, ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज वेल एज हीटर्स में। क्लियर। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज हीट कैपेसिटी। ये जो हीट कैपेसिटी है ना वाटर की, ये लार्ज है। जब आप अदर सबस्टेंस को कंपेयर करोगे ना, जब आप अदर सबस्टेंस को कंपेयर करोगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम। इसीलिए वाटर को हम जनरली एज कूलेंट यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में एंड एज हीटर यूज़ करते हैं किस में? हॉट वाटर बैग्स में। नेक्स्ट इज कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री हमारे पास क्या होती है? इट इज सिंपली मेजरमेंट ऑफ हीट। कैलोरीमेट्री को हम क्या बोलते हैं? सिंपली मेजरमेंट ऑफ हीट। एंड कैलोरीमेट्री का सिंपल प्रिंसिपल हमारे पास है, हीट गेनड बाय बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय बॉडी, यानी कि वही जितना हीट गेन करेगा उतना ही लॉस होगा। क्लियर। जितना गेन करेगा उतना लॉस होगा हमारे पास। क्लियर। जितना गेन करेगा उतना ही लॉस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ऐसे आप याद रखोगे। क्लियर। ऐसे आप याद रखोगे अच्छे से। क्लियर। ऐसे आप याद रखोगे अच्छे से। अच्छा, वेट अ सेकंड, मेरे पास याद आया। देखिए जब हमने बात की थी, एक पॉइंट याद आ गया दिमाग में, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके ऊपर है? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, अगर आपसे पूछे बर्नौली, बर्नौली जो है इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। बर्नौली जो है इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर। मे भी आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर। क्लियर। 5 मार्क का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर 3। हीट ट्रांसफर। देखिए हीट ट्रांसफर में आपको 3 मोड्स जानने होंगे। क्लियर। यानी कि 3 मोड्स हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, या फिर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। क्लियर। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। देखिए कंडक्शन की अगर मैं बात करूं, कंडक्शन हमारे पास होता है मोड ऑफ ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द बॉडी और सबस्टेंस विदाउट द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे एक्चुअल मोशन नहीं होता है पार्टिकल्स का। यहाँ पे समझिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने आग जलाई। क्लियर। यहाँ पे आपने आग जलाई। क्लियर।
सो देखिए, लेट इस बंदे ने ये बर्तन लाया, यहाँ पे इसने ये बर्तन लाया, एंड लेट ये मेटल का होगा। सो देखिए, अगर ये मेटल का है ये भी हॉट होगा। देखिए रेड में आपको दिख रहा होगा, ये भी हॉट होगा। जब आप इसको पकड़ोगे ना, क्लियर, आप किसको यहाँ पे हीट दे रहे हो? बर्तन को। बर्तन में लेट आपका पानी है, क्लियर, बर्तन में पानी है, सो आप इसको हीट कर रहे हो या फिर आप इसको बॉयल कर रहे हो। बट जब आप इसको हैंडल को छुओगे ना, आपको हीट फील होगी, क्लियर। सो ये हीट डायरेक्टली मत ट्रांसफर हुई, क्लियर। ये हीट क्या यहाँ से डायरेक्ट इसमें चली गई? नहीं नहीं। सो इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन, इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन, क्लियर। सो कंडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द बॉडी और सबस्टेंस विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी कि एक्चुअल मोशन नहीं हुआ पार्टिकल्स का, क्लियर, एक्चुअल मोशन नहीं हुआ। हीट ट्रांसफर ओकर्स ड्यू टू वाइब्रेशन और कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर, एंड इट ओकर्स मेनली इन सॉलिड्स, क्लियर, क्लियर, इट ऑकर्स मेनली इन सॉलिड्स, यानी कि एक्चुअल ट्रांसफर नहीं हुआ पार्टिकल्स का, बट जैसे ही आपने उसको छुआ आपको क्या फील हुआ? आपको फील हुई यहाँ पे हीट, क्लियर। बेसिकली ये किसके कारण होता है? वाइब्रेशन या फिर कोलिजन ऑफ पार्टिकल, यानी कि यहाँ से जो इस बर्तन के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते करते या फिर कोलाइड करते करते इसमें जाएंगे, हैंडल में जाएंगे, एंड इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, क्लियर। एंड जैसे आप इसको टच करोगे आपको हीट लगेगी, क्लियर, या फिर आपको टेम्परेचर फील होगा, हाई टेम्परेचर। Convection, it is mode of transfer in which heat is transferred from one place to another by actual motion of particles, clear, and ये possible होती है खाली fluids में, clear, and ये occur करती है on the account of temperature difference। convection occur करता है on the account of temperature, on the account of densities, on the account of differences in densities, यानी कि density के कारण, clear, density के कारण। देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस पानी को उबालोगे, बॉयल करोगे, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं आपको दिखेंगे, ये ऊपर की ओर आएंगे, अच्छा, नीचे वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे। बेसिकली क्यों ऐसा होता है? नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे। देखिए इनिशियली जो नीचे वाले होंगे ना, जैसे ही आपने यहाँ पे हीट रखी, यहाँ से हीट दी, सो नीचे वाला जो बर्तन है, क्लियर, नीचे वाला जो ये कॉन्टैक्ट वाला पोर्शन है, इसमें इनिशियली हीट ज़्यादा होगी, सो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, यानी कि उनका एक्चुअल ट्रांसफ़र होगा। एंड हमेशा याद रखिएगा, जो ऊपर पानी होता है, क्लियर, जो हमारे पास हॉट वाटर होता है, इसमें जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, यानी कि लाइटर होते हैं। एंड जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते हैं, क्योंकि कोल्ड मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो देयरफॉर जो कन्वेक्शन होता है, इट ऑकर्स ऑन दी डिफरेंस ऑफ क्या? डेंसिटीज़, यानी कि डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज़, यानी कि जो हमारे पास लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर जाएंगे, एक्चुअल मोशन करेंगे, एंड लाइटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हॉट होते हैं, क्लियर, लाइटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि डेंसिटी कम, यानी कि लाइटर। हैवियर कौन होते हैं? कोल्डर, यानी कि जिनकी डेंसिटी ज़्यादा वो नीचे आते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है पार्टिकल्स का, क्लियर, एक्चुअल मोशन होता है, क्लियर, किसमें? कन्वेक्शन में। अच्छा, किन में दिखेगा? खाली फ्लूइड्स में। ऑन दी अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन डेंसिटीज। एप्लीकेशन कहाँ पे? जो सी ब्रीज आती है, क्लियर, कूलिंग ड्यूरिंग नाइट्स, वो किसके कारण? कन्वेक्शन के कारण। नेक्स्ट इज रेडिएशन। देखिए रेडिएशन ना तो आपने कॉन्टैक्ट लिया, क्लियर, देखिए कंडक्शन में आपने क्या किया था? कॉन्टैक्ट लिया था बर्तन के साथ, बट एक्चुअल मोशन नहीं हुआ पार्टिकल्स का, खाली आपने कॉन्टैक्ट लिया। बट रेडिएशन में ना तो आप कॉन्टैक्ट लेते हो, ना कुछ आपके अंदर यहाँ पे हीट रेडिएशंस आती हैं, क्लियर, सिंपली यहाँ पे रेडिएशंस फ्लो करती हैं आपकी ओर, क्लियर, रेडिएशंस फ्लो करती हैं। देखिए, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डायरेक्टली विदाउट द नेसेसिटी ऑफ इंटरवीनिंग द मीडियम, क्लियर, यानी कि डायरेक्ट आपके अराउंड में। फॉर एग्जांपल, सन से हमारे पास जो हीट आती है किसके कारण आती है? क्या आप सन को छू लेते हो? नहीं। या फिर आप वहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मोशन देख पाते हो? नहीं। सो ये डायरेक्टली आती है, क्लियर। सो इसी को हम बोलते हैं बेसिकली रेडिएशन, क्लियर, इसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। एंड ये क्या होगी हमारे पास? फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, क्लियर, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है हमारे पास, क्लियर। A body emit radiation when whether it is solid, liquid और गैस। सो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो रेडिएशन को इमिट करता है, क्लियर। एंड बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर, जो ट्रांसफॉर्मेशन है हीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है हीट का, बेसिकली किसके कारण होता है या फिर किसके फॉर्म में होता है? इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब आप क्लास 12th में जाएंगे वहाँ पे हमारा चैप्टर ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें हम डिटेल में देखोगे रेडियो वेव्स, गामा रेस, एक्स रे क्लियर, इंफ्रारेड, वहाँ पे आप देखोगे, क्लियर, कैसे रेडिएशन का मोशन होता है या फिर मूव करती है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें रेडिएशन में, हीट फ्रॉम सन रीचिंग दी अर्थ,
क्लियर। देन हीट इमिटेड फ्रॉम ए फिलामेंट ऑफ लैंप, क्लियर। ये अगेन हमारे पास क्या है, रेडिएशन, क्लियर, रेडिएशन, यानी कि आप उसको छूते भी नहीं हो। देखिए जैसे ही पहला कंडक्शन आपको समझ आया, जैसे ही आपने बर्तन को छुआ, यहाँ से मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हुआ होगा एंड हीट हुई होगी प्रोड्यूस यहाँ पे, क्लियर। सो आप ये हम बोलेंगे कंडक्शन हुआ, यानी कि आपको हीट फील हुई कंडक्शन के कारण। यहाँ पे देखिए जो बॉइलिंग वगैरह ओकर हुई कन्वेक्शन के कारण। एंड यहाँ से आग की रेडिएशन, क्लियर, इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी तरह रेडिएशन आई एंड आपने यहाँ पे क्या फील किया, आपने यहाँ पे हॉट फील किया या फिर हीट यहाँ पे फील की। समझ में आया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी, अगेन कहाँ से राइज होता है, रेडिएशन से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है हमारे पास, वो बॉडी जो कि एब्जॉर्ब करती है 100% रेडिएशन, यानी कि फॉर एग्जांपल सन से रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन आई 3 रेडिएशन आई। सो इसने तीनों रेडिएशन को क्या किया, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, यहाँ से कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट नहीं हुई। इस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। एप्लीकेशन कहाँ पे, जनरली विंटर्स में हम डार्क क्लोथ्स वियर करते हैं, फैरन वगैरह कश्मीर में हम यूज़ करते हैं, इसलिए ताकि जितनी भी हीट रहे वो अंदर ही रहे, क्लियर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन ना हो जाए, वो अंदर ही रहें एंड हम क्या फील कर पाएँ, हम हॉट फील कर पाएँ, क्लियर। अच्छा, बॉटम ऑफ यूटेंसिल्स जो होते हैं उनको ब्लैक किया जाता है, क्लियर। उनको आपने देखा होगा प्रेशर वगैरह, प्रेशर कुकर, उनको नीचे ब्लैक किया जाता है, क्लियर, ताकि ये पूरी हीट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें, क्लियर। इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट इज यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपके बोर्ड में डिलीट किया गया है, इन 2 लॉज को रखा गया है, देखेंगे हम। देखिए सिंपल है, एक एक लाइन में हो जाएगा। देखिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, क्लियर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट per second is directly proportional to the 4th power of absolute temperature, क्लियर। सो सिंपली ये कहता है जो एनर्जी होती है, एनर्जी इमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्लियर, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पावर 4। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे यहाँ पे आप सिग्मा लगाते हो, E इज इक्वल टू सिग्मा T पावर 4। ये हमारे पास होती है इक्वेशन किसकी, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, क्लियर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की, क्लियर। एंड जो सिग्मा हमारे पास है, सिग्मा इज नथिंग, इट इज स्टीफन कॉन्स्टेंट, स्टीफन कॉन्स्टेंट आप लिख सकते हो, क्लियर, स्टीफन कॉन्स्टेंट हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप सिग्मा यहाँ से निकालोगे, सिग्मा आपके पास निकल के आएगा E डिवाइड बाई T पावर 4। एंड जब आप इसका यूनिट यहाँ से निकालोगे, सिंपली मैं आपको बोलूँगा, जब आप इसका यूनिट यहाँ से निकालोगे वो हमारे पास होता है वाट, क्लियर, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़्ड पावर 4, क्लियर, केल्विन रेज़्ड पावर 4, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़्ड पावर 4, ऐसे आप याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सिग्मा का वैल्यू जो हमारे पास होता है, क्लियर, इसको भी आप याद रखेंगे, इट इज़ 5.67, यानी कि 567, क्लियर, इजी है याद रखना, 567, फिर 10 पावर -8, देखिए कितना इजी है याद रखना स्टीफन कांस्टेंट को, 567 फिर 8, क्लियर, 5.67 इंटू 10 पावर -8, अपने टाइम मैंने ऐसे ही याद रखा था, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक, वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्लियर, वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ, काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर था ये, क्लियर, वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए वेनस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, ये कहता है वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी इमिटेड बाय अ परफेक्टली बॉडी इज मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो सिंपली यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी इज मैक्सिमम, यानी कि उस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्ड जहाँ पे हमारा E कितना बना, E मैक्स, क्लियर। सो वो जो वेवलेंथ हमारे पास होती है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्लियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, यहाँ पे इक्वालिटी आएगी, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, इसको हम B बोलते हैं। एंड डेल्टा M जो हमारे पास होता है, इट इज़ B/T। एंड B जो हमारे पास है, इट इज़ सिंपली आप इसको बोल सकते हो वेनस कांस्टेंट, क्लियर, आप इसको बोल सकते हो वेनस कांस्टेंट यहाँ पे। एंड जब आप B को निकालोगे, B हमारे पास किसके बराबर आएगा, लैम्डा M इंटू T। देखिए लैम्डा वेवलेंथ, सो यूनिट अगर आप लिखोगे, अगर आपको बोला जाएगा यूनिट ऑफ वेनस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, सो यूनिट
यूनिट लेमडा, लेमडा यानी कि मीटर, क्लियर, मीटर, क्लियर, वेवलेंथ मीटर्स में, टेम्परेचर किसमें, केल्विन में, सो मीटर इंटू केल्विन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा, क्लियर। सो याद रखिएगा ये आपके पास है, इतना ही आप लिखोगे अपने बोर्ड में और कुछ नहीं। वेनस डिस्प्लेसमेंट ला, देन यहाँ से स्टेफन बोल्ट्जमैन ला या फिर स्टेफन ला एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिलीट किया गया है, अदरवाइज मैं इसको भी दिखाता, क्लियर, इसको भी दिखाता। अगर आप पढ़ना चाहो आप इसको पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे 2 ग्राफ्स वेरी इंपॉर्टेंट है जिनको नीट में ऑलमोस्ट बार बार पूछा जाता है, टी वर्सेस टी, क्लियर। ए ग्राफ ऐसे आता है हमारा, एंड जब आपको बोला जाएगा लॉग टी वर्सेस टी तब ऐसा आता है, बट उसके ऊपर आप मत जाइए, आपके बोर्ड में अभी फिलहाल नहीं है, जो बोर्ड में है वही पढ़िए। सो थैंक यू ऑल, 2 घंटे का वीडियो हुआ, एंड जिस भी बच्चे ने 2 घंटे वीडियो को देखा आई अप्रिशिएट यू। एंड आप अपने जो पढ़ाई को लेकर इतना इंटरेस्टेड हो या फिर इतने सीरियस हो, आई सॉल्यूट यू। अभी के टाइम अच्छे से मेहनत करिए, काफ़ी टाइम है 11th में भी, एंड जितने भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ मैं आपको गारंटी दूंगा कि ये जो नोट्स हैं ये आपको नीट में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू ऑल।